से शुरू करते हैं। Everyone, Honorable Speaker of today's session, CA Shashi Gupta sir from Delhi, our own Central Council member CA Abhay Chhajer sir from Bhopal, my council colleague CA Rajiv Gupta sir, Regional Council member. It's my pleasure to welcome you all in this webinar series on bank audit. और इस सीरीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि CIRC लेवल पे ये पहली बार एक यूनिक जो है वो वेबिनार की सीरीज यहाँ पर बैंक ऑडिट के ऊपर ऑर्गेनाइज करी है, जिसमें अलग अलग दिन जो है वो अलग अलग यहाँ पर पूरे कंट्री से जो है वो बैंक एक्सपर्ट्स और स्पीकर्स हमारे बीच में अवेलेबल हैं। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो जो मेहनत करी है राकेश वासनिया सर नोएडा से, राजीव गुप्ता सर और हमारे सेक्रेटरी चेयरमैन अंकुर गुप्ता जी, इन सभी ने बहुत मेहनत करके और प्लान आउट करके जो है ये सीरीज का ऑर्गेनाइज करा है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, सभी CIRC और पूरे ऑल ओवर इंडिया मेंबर्स की ओर से। सर, इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि सीरीज जो है ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है नॉन ब्रांच सिटीज जो भी हैं जहाँ पर वेबिनार्स या सेमिनार्स नहीं होते हैं, तो वहाँ के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लगभग 200 से 300 मेंबर्स एट ए टाइम यहाँ पर शुरू में जो है वो ज्वाइन करे हैं और पार्टिसिपेट रहे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो CIRC और ICI के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एंड फॉर फॉर्मल वेलकम on behalf of CIRC, I request CA Rajiv Gupta ji, Regional Council Member, for welcome address. Rajiv bhai, please. नहीं नहीं, मैं वेलकम एड्रेस नहीं सर, अबे अबे सर का करवाइए। मैं तो वैसे ही जुड़ा हुआ हूँ साथ में। सर, मैं CIRC रीजनल काउंसिल अबे सर सीसीएम सर हमारे 2 नहीं मिनट का नहीं रिक्वेस्ट सर। अंकुश भाई, चलो आपने रिक्वेस्ट करी है तो मैं सभी जो हमारे हाँ, I जुड़े हैं think I सभी would में I would also नमस्कार, suggest Rajiv गुड bhai, since इवनिंग। you are there. और जी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम चाहते हैं स्पीकर को मैक्सिमम सुने। ये सीरीज चल रही है और मैं अपने CCM अभय चाचड़ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना वेलकम जो हमारे लिए रखे, अपना संबोधन रखे और सभी जो व्यूवर्स हैं उनको जरा लाभान्वित करें। ओवर टू अभय सर। सर, अभय सर के लिए मैं एक तो सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा सर, कल ही मर्सिडीज गाड़ी उठाई है सर ने। अरे अरे वाह, ऐसे ही अरे वो तो मुबारक हो अभय फैमिली में आई सर, है। थैंक यू सो मच। हाँ, सर आपको नमस्ते बहुत बहुत करिए। बधाई सर। थैंक यू। अभय सर छाजेड़ सर चेयरमैन है कमिटी ऑन कमर्शियल लॉ, इकोनॉमिक एडवाइजरी एंड NPO कोऑपरेटिव एंड और कई कमिटीज में वाइस चेयरमैन है एंड मेंबर हैं। सो आई फॉर्मली इनवाइट वेलकम यू सर ऑन दिस वेबिनार and request you to please say few words on today's topic. Over to you, sir. Thank you very much, Ankush Jain, the treasurer of CIRC. It's always a privilege and honor for me to speak among our members, share my experience on bank audit. Of course, bank audit also is, an area which is close to my heart, and I've been speaking for quite some time, many years. So thank you so much for this opportunity. CA Rajiv Gupta, the regional council member and a good friend, and doing good work in bank audit. I have seen you're taking webinars, seminars regularly. So I'm sure the members, participants attending this session would definitely be benefited with your experience, whatever you'll be sharing after our eminent speaker, CA Shashi Gupta ji. So Shashi ji has been a speaker for various topics at ICI, and now we see him at CIRC. So I'm sure Shashi ji, you have been speaking in CIRC, but on a webinar with CIRC may not be much, but I think it's now the numbers will go up. Looking to the young CIRC members, Ankush, who's there, Rajiv bhai is there, and then others also. And we have, of course, our panelists and all the respected participants. Good evening to one and all. So once again, thank you CIRC, and of course, being ex officio, giving me this opportunity for giving a welcome address or a welcome note, I would say. देखिए, बैंक ऑडिट सर, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, द टाइम इज कम, एंड wherever I've spoken, I first thing I mention is that, after you give your consent, and by 15th or 16th of April, entire work is done. So you have a period of 20 days in 12 months time where we do bank audit. So what is important is, the day you have received a consent, I think that is the day you have to start your planning. It is not कि हम जब ब्रांच में पहुंचे डिस्कस करें, प्लान करें, ब्रांच का साइज देखें, रिस्क देखें, चेकलिस्ट बनाएं, and all those documents when we reach the branch.
What is important is the day we have received the consent, now we know today if there are banks who've already circulated the branches, there are other banks who will be doing it maximum in a day or two. But when we know that this is the branch or this is the bank I'm doing, I think the planning start from that day, because 15 days completely you'll have a lot of pressure. Time we have spoken in past and seen in past, we have always short of time. तो कहीं ना कहीं pressure रहता है, but honestly speaking, मेरा experience as bank is that please give enough time at the branch, even if it's getting delayed by 1 day, 2 days, 3 days. I think आपके लिए जरूरी है that you speak to your central auditors, you give them this comfort that you can only do a qualitative audit or can do justice by spending good time looking to the size of the branch. So this is most important. So give time at the branch, do proper planning, have proper documentation. जो हमारा SA 230 है, standards on auditing, जिसका compliance जरूरी है, उसके documentation आपके पास होना चाहिए. मैं कुछ एक दो चीजें क्विकली बताऊंगा बिफोर आई रिक्वेस्ट अंकुश, हु कुड देन रिक्वेस्ट शशि गुप्ता जी. हमारा इंस्टीट्यूट का जो गाइडेंस नोट है ऑलरेडी बीन रिलीज्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ बाइबल. सो वी शुड हैव द गाइडेंस नोट, और गाइडेंस नोट में जो अनेक्षर बी है विच टॉक्स अबाउट ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. अनेक्षर ए ऑफ कोर्स टॉक्स अबाउट सेंट्रल ऑडिटर्स, बट बी जो पार्ट है जिसपे सारे हमारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे मैटर्स रिलेटेड टू ब्रांच ऑडिट इज देयर. So I would request all of you to have this Annexure B, read the Annexure B, discuss with your team, audit assistant, have the checklist which is there, whether you talk about audit program, you talk about engagement letter, अगर हम MRL की बात करें, हम inquiry letter की बात करें, or any other such documentation, audit report की बात करें, this is all in the Annexure B. Second important is the master circular. मास्टर सर्कुलर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 1 जुलाई 2015 का है. दैट इज वेरी एग्जॉस्टिव एंड इट इज वेरी डिटेल्ड. उसके बाद 1 अप्रैल 2023 को रिवाइज हुआ, और 2 अप्रैल 2024 इज द लेटेस्ट सर्कुलर विच इज अवेलेबल. सो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट all the members to have July 2015, 1st April 2023 and 2nd April 2024 circular. So this is important. Lastly, the closing guidelines which is there of the bank, I think this is a must. कोई भी अगर change हुए 24 से 25, I think this would be a key factor for you to do a comparative. If you are continuing auditors, you would know what are the changes. If you are new auditors in a branch or a bank, then closing guidelines आपको definitely regional office, zonal office से मांगना है, mail पे request करिए, ask for it, क्योंकि जो भी changes 24 में 25 में हुए हैं 24 से related, I think that is closing guidelines will be the best. In case you don't receive closing guidelines timely, accounting policies जो बैंक की है, annual report जो सभी बैंक्स की ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर लें, और अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार रीड कर लें विद रिस्पेक्ट टू एडवांसेस, with respect to provision, with respect to any other expenses which is there. So, and then there are few more compliances documents which are required. I am sure the experts present here, Shashi ji, will guide through the entire process, the practical aspects, and I'm sure members, participants, I could see almost 80 plus members who have joined, would be definitely benefited with Shashi Gupta ji's experience and presence. So thank you once again, Ankush, Raji, for giving me this opportunity. And anything for us as a council member, as whatever experience I possess in bank audit and others in CIRC, any participants is most welcome to reach out to us and can send their queries. We'll be happy to respond. Thank you. Thank you for this opportunity. Thank you. Thank you so much, sir, for your kind words. And सभी हम फॉर्चुनेट है कि आज हमारे यहाँ पर तीन बैंक ऑडिट एक्सपर्ट्स है, 3 बैंक ऑडिट स्पीकर्स हमारे साथ हैं. अभय सर खुद यहाँ पर जो है वो बहुत बैंक ऑडिट के ऊपर कई सेमिनार्स एंड वेबिनार्स लेते आए हैं. राजीव सर और शशि सर यहाँ पर स्वयं हैं. सो आप तीनों का स्वागत और धन्यवाद अभय सर ज्वाइन करने के लिए. और आपने सही कहा है कि बैंक ऑडिट जो है वो बहुत ही सीरियस बिजनेस हो चुका है हम सीए फैकनेट के लिए. Not in terms of revenue only, but responsibility and this point of view se bhi. So request everyone, please conduct the audit with high integrity and accountability, and also in adherence to the applicable standards and ethics. And जैसा सर ने बताया कि ICAI ने गाइडेंस नोट्स भी जो है वो बैंक ऑडिट के ऊपर निकाला है, so please refer, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा.
So I also recognize the presence of our energetic chairman of CIRC, C. Ankur Kumar Gupta ji from Jaipur. अच्छा, he's सर joined. आपका Ankur, वीडियो good evening. गुड इवनिंग भैया. वेलकम Good evening. चेयरमैन Good सर. evening. How are you? सर Yes. सर कुछ सेकंड्स में प्लीज आप एड्रेस करिए जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सर रिक्वेस्ट. रिस्पेक्टेड सेंट्रल काउंसिल अभय भैया, आज के मॉडरेटर अंकुश भाई, और जो इस पूरी इस वेबिनार के करता रहता हैं हमारे राजीव भैया, और साथ में हमारे स्पीकर, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वेबिनार मेंबर्स के लिए ऑर्गेनाइज की, और इसमें मेरे मेरे माध्यम से मेंबर्स को बेनिफिट मिल पा रहा है. ये एक मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि अपन सब लोगों ने मिलके मेंबर्स के लिए ये काम किया है. और इसी सीरीज में ना बैंक्स के बारे में अभय भैया ने जैसे बताया कि बहुत सारी चीजें अपने साथ में चल रही है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैंक ऑडिट, रेवेन्यू वाइज भी एक बेटर है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही अपने साथ में कैरी करती है बैंक ऑडिट. 2021 में मेजर चेंजेस हुए हैं लफार में, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सेशन रखा गया है कि लफार के जितने पॉइंट हैं उनको वन बाय वन अपन कवर कर सकें. कुछ मेंबर जहाँ पे ब्रांचेस नहीं है वहां पे मेंबर तक अपना नॉलेज शेयर कैसे हो, उनको कैसे जानकारी हो कि क्या क्या चीजें आई है और कैसे बैंक ऑडिट स्टार्ट की जाएगी और कैसे कंक्लूड की जाएगी. इस वेबिनार के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं करने की, और इसी तरह के प्रोग्राम हम आगे फ्यूचर में भी करने की कोशिश करेंगे कि लास्ट मेंबर जहां पे ब्रांचेस नहीं है वहां तक मेंबर तक अपनी आवाज या अपना नॉलेज या अपनी स्किल कैसे डेवलप कर पाए हम लोग. तो अंकुश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया. थैंक यू. धन्यवाद चेयरमैन सर. और साथ में मैं प्रेजेंस फील कर पा रहा हूँ सेक्रेटरी बहुत ही एनर्जेटिक CIRC जयंत कुमार तिवारी जी का भी. सर आपका भी स्वागत है. और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने आज के हमारे जो स्पीकर हैं CA शशि गुप्ता जी, जिनका आज जो टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड एडवांसेस. सो ज्यादा समय ना लेते हुए सर मैं 2 मिनट में, वैसे सर का परिचय की कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो मैं शॉर्ट में सर बस बताना चाहूंगा. सर बेसिकली दिल्ली से हैं और नॉर्थ इंडिया में सब जगह जहां पर भी बैंक ऑडिट से रिलेटेड या और भी रिलेटेड कोई भी सेमिनार्स होते हैं तो हम सर को सुनते हैं. और नॉर्थ इंडिया क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर आपकी आवाज जो है वो गूंजती है हर बार. सो पुनः निवेदन है, एक बार आप अपनी आवाज से सर और आपके जो भी नॉलेज है उससे हम सभी को आप लाभान्वित करें. ओवर टू यू सर. शशि गुप्ता सर. Thank you very much. Thank you, Rajiv ji, Ankush ji, Rakesh Vashne ji, and my dear friend Abhay ji. All the very best. Indeed, this is a wonderful attempt which has been initiated by CIRC to get connected with members who cannot attend for one reason or the other physically the seminars. और जैसा अभय जी ने भी बोला कि ये बैंक ऑडिट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसमें जो एक हमारे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन है और हमारे प्रोफेशन का जो फ्यूचर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसके साथ जुड़ा हुआ. ज्यादा इसके अंदर ना कहते हुए आप ये मान के चलिए कि मैं जितना हमारे मेंबर्स हैं उनसे सिर्फ एक ही बात का निवेदन करूंगा कि कृपया आप अपना 100% दीजिए, और जो एक बेस्ट क्वालिटी ऑडिट है हमारे को चाहिए बैंक ऑडिट, उसका आपने आउटपुट देना है. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि जो एक टेंडेंसी होती है किसी भी बैंकर की या किसी की ऑडिटी की, उसमें वो चाहता है कि ऑडिट ना हो और कम से कम हो, उसको कम से कम इंटरफेरेंस चाहिए होती है. बट स्टैट्यूटरी जो हमारे पास ऑब्लिगेशन है हमारे प्रोफेशन के ऊपर, हमें उसके ऊपर खरा उतरना है. और ये जो प्रोग्राम है ऑडिट का, एनुअल ऑडिट का बैंक्स का, इसको ये कोशिश करनी है कि इसके अंदर जितनी डाइल्यूशन आ गई है आज की डेट में उससे ज्यादा डाइल्यूशन ना आ पाए. दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन एंड ऑल प्रोफेशनल्स बैंक ब्रांच ऑडिटर्स. क्योंकि जो काम आप बैंक ब्रांच ऑडिटर करेगा उसके बेसिस के ऊपर ही जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगा. तो जो उसको इनपुट हम देंगे एज ब्रांच ऑडिटर वो अल्टीमेटली उसी के ऊपर डिपेंड करता है. हम तो यही चाहेंगे कि हमारे सीनियर से
हमारे को पिछले 40 साल से ज्यादा मेरे को प्रैक्टिस में हो गए, और जो कुछ मिला है वो आगे भी आने वाले कई साल तक ये काम इसी तरह से चलता रहे। और फिर दोबारा से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें अपना बेस्ट देना है, और बेस्ट हम तभी दे पाएंगे कि जब हम अपनी स्किल्स जितनी हैं और क्वालिटी ऑडिट की जितनी हमारे को स्किल्स हैं, आपके पास कौन सा लॉ है, बैंकिंग लॉ है, आपके पास इनकम टैक्स के बारे में आता है, सेबी के बारे में आता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में आता है, तो जितने भी लॉज एप्लीकेबल हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसकी टोटल नॉलेज होनी चाहिए। आरबीआई इसके अंदर से टाइम टू टाइम सर्कुलर्स हमारे निकालता रहता है, और अभी अभय जी ने बड़ा सुंदर एक दिया कि भाई जो हमारा जो मेन सर्कुलर है वो 2015 का है, जो एक तरह से मदर है हम सर्कुलर्स की। उसके बाद फिर 2023 का है, और उसके बाद फिर 2024 का है। तो अब पहले जो ये जुलाई के अंदर सर्कुलर आरबीआई निकालता था, अब वो उन्होंने अप्रैल के अंदर ही निकालना शुरू कर दिया पिछले 2 साल से। तो आप देखेंगे कि अब जब आप इस साल का 25 का ऑडिट शुरू करेंगे, तो 1 तारीख को या 2 तारीख को आरबीआई का इस साल का भी सर्कुलर आ जाएगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप उसको एक बारी डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, और उसको कंपेयर कर लीजिए कि क्या कुछ चेंजेस उसके अंदर हैं पुराने वाले सर्कुलर से। उस हिसाब से अपने प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाइए। ऑल्दो मेरे को आज के सेशन के लिए आईटेक नॉर्म्स के ऊपर बोलने के लिए कहा गया है, और मुझे ये भी बताया गया राजीव भाई ने कि हमारे पास जो ऑडियंस है, हम डेली बेसिस के ऊपर नए नए ऑडियंस हमारे पास जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम के साथ, और अभी तक बहुत अच्छे नंबर्स को आप जोड़ पाए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एलएफएआर के भी, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा ब्रीफली टच करूंगा, ताकि जो लोग इस प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए भी क्या जरूरत है, जो चीजें उसके बारे में उनको मैं थोड़ा सा शेयर कर सकूं नॉलेज। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। तो अपॉइंटमेंट लेटर में अंदर आपके आने के बाद आपको अपनी कंसेंट देनी होती है, राइट। और आपको ये भी मालूम है कि आप जब तक अपनी कंसेंट नहीं देते हैं, तब तक आप कोई भी ऑडिट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। कंसेंट देने के लिए हमारे को जो प्रीवियस ऑडिटर है उसके साथ कम्युनिकेशन करना होता है, और एक तरह से आप जो हम नॉर्मल कहते हैं कि एनओसी आपको लेना होता है। देर इज नथिंग लाइक एनओसी। एक कम्युनिकेशन वाली बात है, जो एक हमारे पास प्रैक्टिस हमारी बनी हुई है, और जो हमारे एथिक्स कहते हैं कि जो हमारे प्रीवियस ऑडिटर हैं उससे आपने कम्युनिकेट करना है। अब कम्युनिकेशन में आपने जो उनसे करना है उसको ईमेल के थ्रू करिए, जो भी उनकी ऑथराइज ईमेल आपके पास है उनसे करिए। और उसमें आप सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दीजिए कि यू आर रिक्वेस्टेड दैट योर एनओसी और नो ऑब्जेक्शन शुड reach us within 7 days or 10 days, and in case this is not received within this period, it will be deemed to have been received. That is one line which you should write in the email. नंबर 2, जो आपने अपनी कंसेंट देनी है बैंक मैनेजमेंट को, उसमें आपने ये कहना है कि वी एक्सेप्ट द सेड अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू एनओसी फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर। तो ये जो एक 4-5 वर्ड हैं, ये अपने कंसेंट में आप जरूर उसके अंदर से ऐड करिए। फिर उसके बाद आपके पास जब आपने स्टार्ट कर दिया ऑडिट, तो एक आपके पास हमारे पास जो है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट अनेक्शर बी के अंदर अभय भाई ने बताया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, एंगेजमेंट लेटर है, इनिशियल लेटर्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी कम्युनिकेशंस आपने करनी है, जो भी चेकलिस्ट वगैरह है, वो सारी की सारी आपकी मैनुअल के अंदर दी हुई है, राइट। तो उसमें जो फॉर्मेट है आपके पास रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर। अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर जो है उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड है SA 580, राइट। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको इंस्टीट्यूट ने दिया है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जितनी भी आपके पास बैंक की गाइडलाइंस होती हैं, अगर सपोज वो फॉर्मली आपके पास नहीं है, तो आपने बैंक मैनेजमेंट से उसकी कंफर्मेशन लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास उस ब्रांच की जो डेलीगेशन पावर्स हैं, उस मैनेजर की जो डेलीगेशन पावर्स हैं, कि वेदर वो स्केल 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, सीसी लिमिट की, ओडी की उसकी क्या लिमिट है, टर्म लोन में उसकी क्या लिमिट है,
नॉन फंड बेस्ड के लिए उनकी क्या लिमिट है, तो ये डिफाइन करी हुई है। तो आपको एक वो जो लेटर है उसमें ये लिखवाना है कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है आपके पास ब्रांच की, उनकी पावर्स क्या क्या है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग विच इज रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। एक और चीज इंपॉर्टेंट इसके अंदर आती है कि जो आपके पास कैश रिटेंशन है, कैश रिटेंशन लिमिट ब्रांच की कितनी है, ताकि, क्योंकि कैश जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन द ब्रांच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी ब्रांच की कैश रिटेंशन लिमिट है, हेड ऑफिस उतने अमाउंट का ही इंश्योरेंस वहां पर आपका करवाता है। तो इन केस आपके पास बैंक के अंदर कैश एक्सीड्स द रिटेंशन लिमिट एंड दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू द रिस्क कवर अंडर इंश्योरेंस, तो वहां पर एक आपके पास गैप आ जाता है। तो आपकी बैंक की कैश रिटेंशन लिमिट क्या है, उसके बारे में वो आपने एक उनसे रिप्रेजेंटेशन लेटर में जरूर लेना है। और साथ में जब आप कैश वेरीफाई करेंगे, तो कैश वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सरप्राइज एलिमेंट देना है कैश वेरिफिकेशन करने के लिए। और सरप्राइज एलिमेंट के लिए नटशल में बहुत में एक तरीका हमने निकाला हुआ है। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, छोटा तरीका है, और बहुत कम समय में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। वो ये है कि जब आप ब्रांच में जाते हैं, कैश ओपन हो चुका है, जस्ट आस्क द कैशियर कि एक खाली लिफाफा लीजिए, उसके अंदर जितने भी डिनोमिनेशन के नोट्स हैं, 500, 200, 100, 50, 20, 10, अनकाउंटेड नंबर्स उसमें से आप पिक कर लीजिए और उसको उस लिफाफे के अंदर प्लेस करके सील कर दीजिए। और वो लिफाफा आप उस कैशियर के पास ही छोड़ दीजिए और उनसे ये कहिए कि डे एंड के ऊपर जितना कैश शॉर्ट होगा वो आपको नंबर आपको बता देंगे। जब वो नंबर आपको बताएंगे, उस एनवेलप को आप ओपन करिए। अगर उसमें उतना ही अमाउंट निकल रहा है, इट मीन्स कि योर एंटायर कैश गेट्स वेरीफाइड। तो ये कैश के अंदर एक बहुत छोटा और सरल तरीका है जिसमें आप एंटायर कैश को वेरीफाई कर सकते हैं। कैश में एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कैश हैज टू बी मेंटेन्ड इन द जॉइंट कस्टडी ऑफ टू ऑफिसर्स। और नॉर्मली जब आप देखेंगे कि लॉकर में, स्ट्रांग रूम में जाएंगे, तो एक ही आदमी के पास दोनों चाबियां होती हैं, राइट। अगर ये सिचुएशन है आपके पास, तो ये सिचुएशन आपको अपनी एलएफएआर के अंदर मेंशन करनी है। क्योंकि एलएफएआर का जो फॉर्मेट है वहां पर ये बड़ा क्लियरली कहा गया है कि द कैश हैज टू रिमेन इन द जॉइंट कस्टडी, इफेक्टिव जॉइंट कस्टडी ऑफ द बैंक ऑफिशियल्स। तो इस केस में चाहे हैं तो दो अलग अलग लोगों के पास चाबियां, बट वो रहती एक ही आदमी के पास है। तो एक आदमी कभी भी पूरे के पूरे कैश को ऑपरेट कर सकता है। तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप उसको जरूर रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा और भी जो आपके पास स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर वैल्यूएबल आइटम्स हैं, उनको आपने चेक करना है एज पर द रजिस्टर, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू वर्क इट आउट। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है फिजिकल वेरिफिकेशन में, वो होती है आपके पास जो बिल्स डिस्काउंटेड हैं आपकी ब्रांच के रूप में आए हुए हैं कलेक्शन के लिए। क्योंकि जो बिल डिस्काउंटेड होते हैं, ये दूसरी ब्रांच में एक तरह से एडवांस होता है, ये लोन्स हैं आपके, और ये आपकी ब्रांच में कलेक्शन के लिए आए हैं, रिकवरी के लिए आए हैं। तो आपने ये इंश्योर करना है कि जितने भी ये इनवर्ट बिल्स हैं, डिस्काउंटेड बिल्स हैं, अगर वो आपके पास साइट बिल्स हैं, बिल्स दो तरह के होते हैं, साइट बिल्स होते हैं और यूजेंस बिल्स होते हैं। तो अगर साइट बिल्स हैं, तो उनका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, टाइटल जो भी है, आरआर, रेलवे रिसीट या गुड्स रिसीट, जिसके बेसिस के ऊपर जो आपके पास थर्ड पार्टी है वो उसकी डिलीवरी ले सकती है। तो इन केस अगर ये साइट बिल्स हैं, तो जब तक वो बिल्स रिटायर नहीं करता, तब तक आपने वो डिलीवरी का जो रिसीट है वो उसको हैंड ओवर नहीं करनी है। इट मींस साइट बिल्स के अंदर द एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट डिलीवरी का वो वहां पर होना चाहिए।
और जो यूजर्स बिल्स होते हैं उसमें ऑफ कोर्स यू साइन, जो बेनिफिशियरी है वो नोट साइन करता है, और उसके बाद जो ड्यू डेट होती है उसके ऊपर वो रिटायर करता है। तो इनवर्ट बिल्स में जो आपके पास साइट बिल्स हैं, आपने ये देखना है कि उसमें आपके पास जो टाइटल ऑफ गुड्स है वो इंटैक्ट है या नहीं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है जो ब्रांचेस गोल्ड लोन्स के अंदर डील करती हैं। तो आपने ये देखना है कि जो रजिस्टर गोल्ड लोन का है उस हिसाब से कितने पैकेट्स वहां पर पड़े हुए हैं। तो पैकेट्स को आपने काउंट करना है और ये इंश्योर करना है कि वो नंबर ऑफ पैकेट्स इंटैक्ट हैं, और उसमें जो उनकी सील वगैरह लगी हुई है वो सारी की सारी, और जो उनकी डिटेल्स हैं जो एनवलप के ऊपर होनी होती हैं, तो वो सब प्रॉपर तरीके से इंटैक्ट है। इसमें आपने इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आपने उन पैकेट्स को ओपन नहीं करना है, क्योंकि गोल्ड लोन के लिए अगर आप कोई वेरीफाई करना चाहते हैं तो बोरोअर का आपके सामने होना, उसकी प्रेजेंस होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट डोंट ट्राई टू ओपन दोज पैकेट्स टू फाइंड आउट कि वेदर द गुड्स आर देयर और नॉट। as long as the number of packets and all the details written and the sealing is okay, then you should be satisfied। इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो ऑल उसकी इन्वेंट्री आपने देखनी है कि स्ट्रॉन्ग रूम में आपके पास क्या है, एंड देन प्रोसीड फर्दर। एक आपके पास ऑपरेशंस के अंदर एक अकाउंट होता है आपके पास सस्पेंस का, जिसमें जो डेबिट एंट्रीज होती हैं, अगर सपोज किसी कहीं पर कोई अभी एक्सपेंडिचर अप्रूव नहीं हुआ तो आपको पेमेंट करनी है, तो जो भी एंट्रीज डेबिट की हैं वो आप सस्पेंस के अंदर डेबिट करके पेमेंट कर देते हैं। तो आरबीआई का जो एलएफएआर के हमारे पास गाइडलाइंस हैं वो ये कहते हैं कि जितनी भी एंट्रीज आपके पास 90 डेज से ज्यादा आउटस्टैंड कर रही हैं, वो डिटेल्स आपको शेयर करनी है, बताना है अपनी एलएफएआर के अंदर क्या क्या एंट्रीज वहां पर आउटस्टैंड कर रही है। और ये भी कहता है आरबीआई का सर्कुलर कि जो एंट्रीज जिसके प्रोविजन होने हैं, राइट, वो आपको प्रोविजंस कर देने हैं। मतलब कि सस्पेंस को आपने एक तरह से कोशिश करना है कि कोई एंट्री, अनएक्सप्लेन्ड एंट्री सस्पेंस के अंदर नहीं रहे। और ये भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई एंट्री सस्पेंस में आपके पास 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंड कर रही है, तो मोस्ट लाइकली आपको उसके प्रोविजंस करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट गो थ्रू द नेचर, व्हाट आर दोज एंट्रीज, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक द प्रोविजन। इसी तरह से सन्ड्री के अंदर आपने देखना है कि अगर बहुत लॉन्ग आउटस्टैंडिंग एंट्रीज पड़ी हुई हैं आपके पास, तो वो क्यों पड़ी हुई हैं, तो उसके हिसाब से भी जो रिक्वायरमेंट आपके पास है, दैट यू हैव टू टेक केयर। एक इसके अंदर आपके पास इंटर ब्रांच अकाउंट का और मसला आता है। तो आपने उसमें ये देखना है कि इंटर ब्रांच में कोई आपस में कैश की ट्रांजैक्शंस ना हो, कोई कैश ले दी, कोई डेबिट कर दिया कैश को, कुछ डेट कैश को क्रेडिट कर दिया, तो उस तरह की एंट्रीज आउटस्टैंड नहीं करनी चाहिए। एक और चीज आती है हेड ऑफिस अकाउंट्स। कई बार बहुत सारी एंट्रीज जो हैं हेड ऑफिस के नाम के ऊपर पड़ी होती हैं कि हेड ऑफिस ने आपको इंटरेस्ट पे किया या आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो उसकी भी प्रॉपर एंट्री हो जानी चाहिए। और इन अदर वर्ड्स, फॉर द इफ द बैलेंस इज नॉट टेलिंग, और उसके अंदर उसकी रिकंसिलेशन बनाइए, और जो रिकंसिलेशन की एंट्रीज हैं उसको एक बारी गौर करके देन यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। चलिए अब हम बात करेंगे आपके साथ, ये तो एक मोटी मोटी बात होगी ऑपरेशंस के बारे में। अब हम आते हैं लोन्स के ऊपर। लोन्स के अंदर आप ये देखिए कि आईरेक नॉर्म की बात करते हैं, तो आईरेक नॉर्म्स में आपके पास स्टैंडर्ड अकाउंट्स और नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स, राइट। स्टैंडर्ड अकाउंट्स जो आपके पास रेगुलरली ऑपरेट हो रहे हैं, विद इन द लिमिट्स हैं, और जो आपके पास बैंक के लिए इनकम जनरेट कर रहे हैं, दोज आर ऑल स्टैंडर्ड अकाउंट्स। और जो अकाउंट्स एनपीए हो गए हैं हमारे पास, वो एक तरह से दे हैव स्टॉप्ड जनरेटिंग इनकम फॉर द बैंक, और उसको हम एनपीए अकाउंट्स कहलाते हैं। अब हमारे पास एनपीए में आप देखिए कि टर्म लोन और आपके पास सीसीओडी।
तो टर्म लोन के अंदर क्या है, टर्म लोन में जो आईरेक्ट नॉर्म्स कहते हैं कि इफ द इंस्टॉलमेंट और ईएमआई इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days, और सीसीओडी में क्या कहते हैं कि इफ द अकाउंट इज ओवरड्यू फॉर 90 days। तो यहां पर थोड़ा सा फर्क आपको ये सुनने में मिला होगा। एक तो मैंने कहा टर्म लोन के अंदर मोर देन 90 डेज, इसका मतलब क्या हुआ कि जब 90 डेज का आपके पास डे एंड होगा तो उस दिन टर्म लोन में अगर कोई आपका ओवरड्यू है तो वो इरेगुलर नहीं होगा, वो 91st डे में जाके आपके पास होगा, राइट। मोर देन 90 डेज है, द लैंग्वेज इज मोर देन 90 डेज। और सीसीओडी में है जो 90 डेज, मींस कि जैसे ही आपके पास डे एंड होगा तो सीबीएस अपने आप ही उस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर देगा। तो सीसीओडी में आपके पास ये 90 डेज और टर्म लोन के अंदर मोर देन 90 डेज। चलिए, ये तो आपके पास ईएमआई और टर्म लोन की बात आ गई। अब जो हम बात करते हैं सीसीओडी, जो बेसिकली हमारे को जो अपनी स्किल्स का यूज करना है एज एन ऑडिटर, those skills are required to be used for सीसी एंड ओडी अकाउंट्स, क्योंकि बाकी जितना भी है वो सारा का सारा सिस्टम ड्रिवन है, राइट। सीबीएस सिस्टम है तो ऑटोमेटिकली वो दैट विल टेक केयर। मगर आपको इस बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि डिस्पाइट मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर ऑटोमेटिक, सीबीएस सिस्टम है, मगर फिर भी उसके अंदर से मैनुअल इंटरवेंशन होती है। तो जब हम मैनुअल इंटरवेंशन की बात करते हैं तो अब इसको कैसे आप चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए आपको क्या है कि ऑडिट ट्रेल एक जनरेट होती है कि जब जब बैंक के अंदर कोई मैनुअल इंटरवेंशन होगा तो उसकी ट्रेल जनरेट हो जाती है। उस ट्रेल की आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको निकाल लीजिए एंड सी ऑन विच डेट्स द मैनुअल इंटरवेंशन वाज देयर। अब मैनुअल इंटरवेंशन के आपके पास क्या एग्जांपल्स आएंगे? इफ देयर इज एनी चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, या कोई आपके पास कोई रीस्ट्रक्चरिंग हुई है अकाउंट के अंदर, या आपके पास जो मंथली आपने सीसी अकाउंट्स के अंदर, ओडी अकाउंट्स के अंदर आपने जो ड्राइंग पावर पंच करनी है तो उसके अंदर मैनुअल इंटरवेंशन होगा आपके पास। या कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि जहां पर डेलिबरेटली जस्ट टू डिसीव और मेक ए फ्रॉडुलेंट एफर्ट कि कोई अकाउंट अगर एनपीए आपका हो रहा है और उसको प्रिवेंट करना है, तो वहां पर जाके आपने मैन्युअली जाकर जो उसका ईएमआई है, उसका इंटरेस्ट रेट है, उसकी जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आपने पंच करी करी हुई है उसको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने सीसी अकाउंट के अंदर स्टॉक स्टेटमेंट आपके पास मंथली आनी है, राइट। अब वो मंथली बोरोअर आपको स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दे रहा, आपके पास जो स्टॉक स्टेटमेंट है वो मंथली की बजाय 5 महीने या 6 महीने के बाद आ रही हैं, और वो इकट्ठी आ रही हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर की आपके पास इकट्ठी आ रही है। तो यहाँ सीबीएस के अंदर एक सिस्टम होता है कि आप बैक डेट में तो एंट्री नहीं कर सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर, बट आप फ्यूचर डेट के अंदर विद इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट वो आप मार्क कर सकते हो। जब आप ये करते हो कि आज फॉर एग्जांपल आपके पास स्टॉक स्टेटमेंट है, से जून की स्टॉक स्टेटमेंट है जो आपके पास 7 जुलाई तक आ जानी चाहिए थी, राइट। वो आपके पास आके आती है सितंबर के अंदर, सितंबर 20 को आती है। तो 20 सितंबर में जब आप उसको पंच करेंगे तो उसमें आप कहेंगे कि विद इफेक्ट फ्रॉम 7 जुलाई। तो वो आपने जो स्टॉक स्टेटमेंट जो डीपी कैलकुलेशन करने का है वो आपने उसको बैक डेट से इफेक्ट कर लिया, तो उस हिसाब से वो सारी की सारी आपकी डीपी कैलकुलेशन कर लेगा और उस अकाउंट को जो हमारे पास आरबीआई की नॉर्म्स हैं उसको प्रिवेंट कर सकते। तो यहां पर आपने ये चीज को ध्यान में रखना है कि जितनी भी मैनुअल इंटरवेंशन है
वो सारी की सारी मैनुअल इंटरवेंशन को आप कोशिश करिए, ऑब्जर्व करिए, नोट करिए और देखिए कि वेदर दोज इंटरवेंशंस आर जेन्युइन और नॉट, और वेदर दोज थिंग हैव बीन डन विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड और नॉट, राइट। तो ये आपके पास मैनुअल इंटरवेंशन के बारे में हुआ। अब हम बात करते हैं जो आरबीआई के हमारे पास गाइडलाइंस हैं कि आपने एनपीए कैसे करना। अब एनपीए के अंदर हमारे पास सीसीओडी के अंदर जो एक बेसिक चीज है कि जहां पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज मोर देन दी सैंक्शन लिमिट, उसमें तो कोई बड़ी लंबी बात नहीं है, पुराना है ये। जहां पर भी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस, तो और हमारे पास आउटस्टैंडिंग ज्यादा है, तो वो अकाउंट आपके पास एनपीए हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ऑडिटर्स के लिए, वो ये आता है अबाउट द वैल्यू ऑफ डीपी। डीपी की वैल्यू कैसे आपने कैलकुलेट करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब डीपी कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन द स्टॉक स्टेटमेंट्स विच हैव बीन फॉरवर्डेड बाय द बैंक, राइट। अब वो स्टॉक स्टेटमेंट जैसे मैंने पहले बताया आपको, पीरियोडिकल स्टॉक स्टेटमेंट्स होती हैं आपके पास। अब आपको एज एन ऑडिटर करना ये है कि 3 या 4 या 5 स्टॉक स्टेटमेंट्स आप अपने सामने रख लीजिए, ओके। और उसमें से जरा गौर करिए कि जो आइटम्स अपीयर हो रही हैं उनके आपके पास रेट लिखे होंगे, यूनिट रेट होगा और क्वांटिटी होगी। तो क्या जो यूनिट रेट है और जो क्वांटिटी है इन चारों स्टेटमेंट्स में, उसमें कोई अप एंड डाउन हो रहा है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मतलब ये है कि जो इन्वेंटरी अप्रैल के अंदर अपीयर हो रही है, वो सेम इन्वेंटरी मई में भी हो रही है, जून में भी हो रही है, जुलाई में भी हो रही है, एंड देयर इज नो चेंज एट ऑल। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसमें आपको ये रिजल्ट कंक्लूड करना कि दीज आर ऑल बोगस स्टेटमेंट्स, मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट्स, फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट्स, और द स्टॉक इज नॉन मूविंग, और उसमें वैल्यू ऑफ स्टॉक्स जो है वो ठीक नहीं है। तो यहां पर आपको इन केसेस में आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, ये कंक्लूड करने के लिए कि वाकई जो आपकी एक ओपिनियन बन रही है उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो ये एक मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया कि आपको जो रेट्स हैं और क्वांटिटीज हैं उसको कैसे आपने वेरीफाई करना है और एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना है। एक और क्वेश्चन हमारे पास बहुत कॉमनली फेस होता है, वो ये होता है कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अब फॉर एग्जांपल आप 31 मार्च 25 का आप ऑडिट करेंगे, तो इसमें जो लास्ट फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास हैं वो 31 मार्च 24 की होंगी, ओके। अब जब आपके पास स्टॉक स्टेटमेंट से आप देखते हैं तो स्टॉक स्टेटमेंट आपके पास बहुत रेयरली 31 मार्च 24 की आपके पास अवेलेबल होगी। आपके पास जो बोरोअर है वो उसने स्टॉक स्टेटमेंट आपके पास मार्च के महीने में या तो 24 तारीख की देगा, 25 मार्च की देगा, 26 की देगा, कभी 30 की नहीं देगा। और एक तो चीज ये हो गई, और दूसरी चीज जो है, जो उसने स्टॉक स्टेटमेंट मार्च की दी हुई है बैंक को, और जो नंबर्स आपके पास अपीयर हो रहे हैं, नंबर्स आपके पास अपीयर हो रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। और रीजन ऑब्वियस है कि बेसिकली जब बैंक को वो नंबर्स देता है उसको चाहिए होती है ज्यादा लिमिट, तो वो इन्फ्लेट कर देता है। और जब वो फाइनलाइज करता है, ऑडिट करवाता है, वहां पर वो इन्फ्लेटेड नंबर दे नहीं सकता, क्योंकि अगर उसको इन्फ्लेटेड नंबर देना है तो वहां पर उसका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा तो उसको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो वहां पर उसको वो रिड्यूस कर देता है, राइट। कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो 31 मार्च 24 की पोजीशन थी, और हमारे को तो अब पोजीशन देखनी है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर। अब आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि जितनी भी स्टॉक स्टेटमेंट्स आपके पास करंट ईयर की हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग
हमारे पास ओडी जो सीसीओडी है उसमें आपने 90 डेज का बेसिकली वेरीफाई करना है कि अकाउंट 90 दिन से ज्यादा तो नहीं है। और करंट ईयर में तो 31 दिसंबर को क्या पोजीशन बनती है आपकी, 31 दिसंबर 24 को अगर अकाउंट आपके पास इरेगुलर है, ओवरड्यू है, राइट, और वो फिर कंटिन्यू करता है तो वो 31 मार्च को जाके आपके पास एनपीए हो जाएगा। तो हमारे को 31 दिसंबर की पोजीशन फॉर एन एग्जाम्पल वेरीफाई करनी है। तो आप 9 महीने की जो आपके पास स्टॉक स्टेटमेंट है उसमें आपको बैक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बैक कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ेगी कि स्टॉक स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक होता है हर महीने का, परचेजेस कितनी हुई, सेल्स कितनी हुई और क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ओके, परचेजेस आपने टोटल कर ली 9 महीने की, सेल्स आपने 9 महीने की टोटल कर ली, उसमें से आप जो मार्जिन है पिछले प्रॉफिट में अपनी बैलेंस शीट में देख लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 15% है, 20% है, 25%, उतना माइनस कर दीजिए तो आपकी एग्जैक्ट पोजीशन स्टॉक की बन जाएगी। और जब आप उसको टोटल करेंगे, ओपनिंग स्टॉक एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 24, परचेजेस टिल फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर, सेल्स माइनस प्रॉफिट फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। और अगर उसमें आपके पास मेटीरियलिटी नहीं है, राइट, अगर मेटीरियल डिफरेंस नहीं है तो देन यू कैन इग्नोर। और अगर सपोज आपके पास डिफरेंस मेटीरियल है तो देन यू हैव ऑल द रीजंस टू क्लासिफाई द अकाउंट एज एनपीए। सो ये आपको वर्किंग उसके अंदर से अपनी करनी पड़ेगी, राइट। अब एक बीच में भी क्वेश्चन आया मेटीरियलिटी का। अब मेटीरियलिटी वाली जो बात आती है वो हमारे पास स्टैंडर्ड है SA 320। अब मेटीरियलिटी आप देखिए, जो बैंक्स हैं हमारे पास, डिफरेंट बैंक्स हैं, डिफरेंट बैंक्स में अब एज पर LFAR एडवांसेस के लिए उसने एक मेटीरियलिटी का कंसेप्ट आपको दे दिया। उसने क्या कंसेप्ट दिया, लार्ज एडवांसेस का दिया। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लार्ज एडवांसेस? लार्ज एडवांसेस आर 10% ऑफ द टोटल ऑफ फंड बेस्ड प्लस नॉन फंड बेस्ड एडवांसेस और ₹10 crore विच एवर इज लोअर। तो आपको क्या करना है, ब्रांच में उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर कितने फंड बेस्ड हैं और कितने नॉन फंड बेस्ड हैं, उनका टोटल कर लीजिए, उसका 10% निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड आपके पास 250 करोड़ का है, तो 250 करोड़ आपके पास है तो उसका 10% हो गया 25 करोड़। और 10 करोड़ विच एवर इज लेस, तो 10 करोड़ से ज्यादा वाले जितने भी आपके पास अकाउंट्स हैं वो लार्ज एडवांसेस की कैटेगरी में फॉल करेंगे। और आपको उनकी ट्रांजैक्शन ऑडिट करनी। ट्रांजैक्शन ऑडिट का मतलब ये है कि उसको डिटेल्ड में आपने अकाउंट को जाके वेरीफाई करना। और डिटेल से क्या मतलब है, डिटेल्स में आपने ये देखना है कि उसकी जो नए अकाउंट्स हैं आपके पास, दो तरह के अकाउंट्स हैं, नए तरह हैं, नए वाले अकाउंट्स हैं विच हैव बीन ग्रांटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25, और जो उससे पहले के आपके पास अकाउंट्स आपको डिसबर्स किए हुए। तो जो आपके पास न्यू अकाउंट्स हैं उसमें आपने ये देखना है कि उसकी लोन एप्लीकेशन है, प्रपोजल है, उसका प्रोसेसिंग है, उसका CMA डेटा है, और उसके बाद सैंक्शन है, सैंक्शन की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सब आपको देखनी है। और उसकी जो वर्किंग साइकिल है, उसकी जो प्रोजेक्शंस हैं, राइट, ये सब चीजें आपको उसके अंदर से देखनी है। तो ये आपके पास एक तरह से दैट इज वन लेग ऑफ द डिटेल्ड ट्रांजेक्शन। उसके बाद जो आपने उनको सैंक्शन कर दिया, सैंक्शन के बाद उसका डिसबर्समेंट आपने करना है, डिसबर्समेंट के बाद सिक्योरिटी क्रिएशन करना है आपने, डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है आपको। डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो कोई भी डॉक्यूमेंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी फुल्ली एंड थॉरोली एग्जीक्यूटेड। अब उसमें फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपके पास अगर सपोज इक्विटेबल मॉर्टगेज क्रिएट होनी है तो वो इक्विटेबल मॉर्टगेज प्रॉपरली क्रिएट हो जाए, उसकी जो वैल्यूएशन रिपोर्ट्स हैं वो भी प्रॉपरली आपके पास आ जाएं,
जब सिक्योरिटी आपने बाय कर ली, बाय करने से पहले जो पेमेंट आपने करनी है वो डायरेक्टली वेंडर के अकाउंट में पेमेंट करनी है, और उसका आपने उसका जो इंस्टॉलेशन है उसको भी वेरीफाई, प्री सैंक्शन भी वेरिफिकेशन है, और उसके बाद जब वो इंस्टॉल हो गया आपके पास, पोस्ट सैंक्शन और पोस्ट डिसबर्समेंट एंड पोस्ट इंस्टॉलेशन, उसकी भी वैल्यूएशन आपको रिपोर्ट लगानी है। उसके बाद उसकी इंश्योरेंस के बारे में बात आएगी, राइट, लीगल ओपिनियन मैंने बताया, वैल्यूएशन मैंने आपको बताया। तो ये तमाम चीजें जितनी हैं ये सारी की सारी आपको वेरीफाई करनी है। और उसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज है कि उस अकाउंट का जो कंडक्ट है ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको वेरीफाई करना है कि वो प्रॉपर कंडक्ट था या नहीं था। अब कंडक्ट से क्या मतलब है? तो कंडक्ट से मतलब है कि आरबीआई कहता है जो सीसी या वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हैं, those should be used only for the purpose for which those have been sanctioned. For example, if a CC limit, working capital limit, has been granted for a pharmaceutical industry, तो आपकी उसमें जो ट्रांजैक्शंस होंगी, दो शुड पर्टेन फॉर एनीथिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल आइटम्स। तो उसमें आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, आपने आपने इलेक्ट्रिसिटी है, आपने एक्सपेंसेस देने, लेबर के आपने चार्जेस देने हैं, ये सब चीजें होनी चाहिए जो उसके बिजनेस से रिलेट करती हैं। नाउ देयर मे बी सिचुएशन जो आपके पास कुछ विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, राइट, वो विलफुल डिफॉल्टर्स क्या कर सकते हैं कि वो आपके पास डाइवर्जन ऑफ फंड्स कर सकते हैं। उन्होंने डाइवर्जन ऑफ फंड क्या किया कि उन्होंने देखा कि शेयर मार्केट के अंदर बूम आया हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ अगर उसको बिजनेस में अगर 15% या 20% या 25% उसको मार्जिन हो रहा है, और बूम के टाइम पे ही थिंग्स की ही कैन अर्न मोर देन दैट, तो वो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा देगा। तो ये चीजें अलाउड नहीं है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स आर नॉट अलाउड। तो इस केस में ये आपके पास विलफुल डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में फॉल करता है, और विलफुल डिफॉल्टर्स की कैटेगरी की अलग से नॉर्म्स हैं, वो आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर। तो एक ये वर्ड आप याद रखना कि विलफुल डिफॉल्टर्स, वो आपको जो ऑपरेशंस हैं जब आप उसकी ट्रांजैक्शन ऑडिट कर रहे हैं, तो ये इंश्योर करना है कि जितने भी आपके पास मनी यूटिलाइजेशन है वो आपके पास फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ही यूज हो रहा। एक विलफुल डिफॉल्ट के अंदर ये भी होता है कि साइफनिंग ऑफ द फंड्स भी हो जाती है, कि फंड्स तो उन्होंने यहां पर इस अकाउंट के अंदर आपने फंडिंग करवा ली, सैंक्शन करवा लिया, अब उस फंड को ट्रांसफर कर दिया अपनी सिस्टर कंसर्न्स के अंदर, वहां पर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और वाइस वर्सा कि सिस्टर कंसर्न के फंड्स आप यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी और बैंक से फंड लिए हुए वो आप इस यूनिट के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग के अंदर ये कहा गया है कि आप एक्सक्लूसिव डीलिंग करेंगे, तो कहीं और से जो आपने फंड्स अरेंज किए वो आप यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एक्सक्लूसिवली आपको डील करना। तो ये भी आपके पास डाइवर्जन ऑफ फंड्स। शॉर्ट टर्म फंड्स आप लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, राइट, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो ये जो विलफुल डिफॉल्टर्स जो केस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू टेक इन नोट ऑफ इट। अब उसमें जो गाइडलाइंस हैं आरबीआई की, वो बड़ी स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस हैं। अब उसमें जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उसके अंदर वो एक पीनल चार्जेस की बात करता है। तो अगर विलफुल डिफॉल्टर्स का केस है तो वहां पर आप पीनल चार्जेस भी डाल सकते हैं, और पीनल चार्जेस का जो प्रोविजन है विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए वो सैंक्शन में भी लिखा होता है। तो जस्ट गो टू द सैंक्शन एंड सी whether the borrower has some kind of provisions for penal charges or not, तो उसमें से आप देख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है हमारे आईरेक नॉर्म्स के अंदर, वो ये है कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनके लिए एडिशनल प्रोविजंस की प्रावधान किया हुआ है। वो ये कहता है कि अब आपको याद होगा कि आईरेक नॉर्म्स के अंदर सब स्टैंडर्ड जो हमारे पास अकाउंट्स होते हैं उसमें
सब स्टैंडर्ड में जो सिक्योर्ड पोर्शन है, राइट, उसमें 15% के प्रोविजंस है और अनसिक्योर्ड में आपके पास 25% के प्रोविजंस है। तो जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उसमें उन्होंने एनहेंस्ड प्रोविजनिंग कर दी। उन्होंने कहा जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसमें 15% की जगह 25% के आप प्रोविजंस करेंगे, तो 10% का वहां पर आपके पास डिफरेंस आ गया, राइट। तो ये आपको एक एमओसी आपका बन जाएगा। सिमिलरली D1 के अंदर डाउटफुल कैटेगरी 1, जो आपके पास 12 मंथ्स, सब स्टैंडर्ड 12 मंथ्स के बाद 1 साल के लिए अनदर 12 मंथ्स, उसमें आपके पास सिक्योर्ड पोर्शन में 25% प्रोविजंस होते हैं, राइट, और अनसिक्योर्ड में आपके पास 100% प्रोविजंस है। तो जो सिक्योर्ड पोर्शन का 25% है, वहां पर आपको 25 की जगह 40% के प्रोविजंस करने, तो यहां पर भी आपको 15% के एडिशनल प्रोविजंस आ गए। और ये सब चीजें ये सीबीएस ऑटोमेटिकली नहीं कर पाएगा, ये यहां पर आपको अपनी ऑडिट की जो स्किल्स हैं उसको यूटिलाइज करके आपने वो आइडेंटिफाई करना है और उस हिसाब से आपने प्रोविजंस करने हैं। और सिमिलरली D2 के अंदर वहां पर उन्होंने क्या क्या प्रोविजंस है हमारे पास नॉर्मल, उसमें प्रोविजंस है D2 के अंदर सिक्योर्ड के ऊपर 40% और अनसिक्योर्ड के ऊपर 100%। तो वहां पर जो एनहेंस प्रोविजंस हैं वो उन्होंने क्या कर दिया, जो 40% की जगह आपने उसको 100% प्रोविजंस कर दिया। तो ये आप ये जो मैं बात आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, आयरेक्ट नॉर्म्स में जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, उसकी जो डेफिनेशंस हैं, आपको डिफॉल्ट कब होगा, साइफनिंग ऑफ फंड्स कब होंगी, विलफुल डिफॉल्टर की क्या डेफिनेशन है। विलफुल डिफॉल्टर की डेफिनेशन में वो कहता है कि जो अकाउंट 25 लाख से ज्यादा के हैं, जिसमें आउटस्टैंडिंग 25 लाख से ज्यादा की, छोटे वाले को छोड़ दीजिए आप, 25 लाख से ज्यादा वाले अकाउंट हैं उसमें आपको ये देखना है कि कहीं पर विलफुल डिफॉल्ट है या नहीं है। अब विलफुल डिफॉल्ट में उन्होंने ये भी कह दिया कि विलफुल डिफॉल्टर अगर कोई नाम आपके पास कोई बोरोवर हो जाता है तो उसके अकाउंट में रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते आप, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो डिफॉल्ट, जो आपके पास ये विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जब उनका डिफॉल्ट खत्म हो जाएगा उसके बावजूद भी 1 साल तक वो उसी कैटेगरी में रहेंगे, उसको ऑब्जर्व करना है। और एक और मजेदार थर्ड बात कि 5 साल तक आप उनको कोई नई फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं। और ये सारे के सारे जितने भी हैं आपके पास, ये आरबीआई की एक प्लेटफॉर्म है क्रिलिक, वहां पर रिपोर्टेड होती है और इससे उसकी सिबिल भी आपके पास इफेक्ट पड़ता है। तो आपने जब नए सैंक्शंस होंगे, अकाउंट कोई नया सैंक्शन आपके पास आया है, तो आपने उसकी सिबिल को भी देखना है, उसके जो करेक्टर हैं वहां पर, ये जो विलफुल डिफॉल्टर है उसके बारे में भी गौर करना है। सो एक पॉइंट कहने का ये मतलब है कि जो थॉरो इन्वेस्टिगेशन है आपके पास, जो ट्रांजैक्शन ऑडिट है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सी। और एक और इसमें बड़ी मजेदार बात होती है कि सीबीएस सिस्टम में किसी भी अकाउंट की एक जन्म कुंडली निकल जाती है। अब आप पूछेंगे व्हाट इज जन्म कुंडली। जन्म कुंडली से मेरा मतलब है कि उस साल के अंदर जितनी भी उस अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसकी एक समरी आ जाती है। समरी इन द सेंस, व्हाट इज द अकाउंट नंबर, नेम, लिमिट कितनी है, आपके पास कौन सी डेट को सैंक्शन हुआ है, उसमें उस साल में टोटल क्रेडिट्स कितने हैं, टोटल डेबिट्स कितने हैं, कितनी बार उसमें कैश जमा हुआ, कितनी बार उसमें कैश, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश, डिपॉजिट्स और विड्रॉल, मिनिमम बैलेंस आपके पास कितना है, मैक्सिमम बैलेंस कितना है, क्रेडिट लिमिट कितने दिन यूज हुई है, कितने दिन वो अकाउंट आपके पास क्रेडिट में रहा या डेबिट में रहा, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस का। तो जब आप इस सारी की सारी एक लाइन में आपके पास इंफॉर्मेशन आपके पास सामने आ जाती है, तो उसको असेस करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टोटल हम क्रेडिट सबमिशंस देखें किसी एक अकाउंट के अंदर, 1 साल में क्रेडिट सबमिशंस जो सबमिशन आया है
वो आया है 50 करोड़ का। क्रेडिट सबमिशन से क्या मतलब हुआ कि उस अकाउंट में 50 करोड़ के डिपॉजिट्स हुए। और वो डिपॉजिट्स कहां पर आएंगे सीसी अकाउंट में? जो उसकी सेल्स का रियलाइजेशन होगा, उसका रिसीवेबल से रियलाइजेशन होगा। तो इट मींस द क्रेडिट सबमिशंस इंडिकेट टुवर्ड्स द टोटल टर्नओवर, कि इतनी टर्नओवर होनी चाहिए। सिमिलरली जो डेबिट सबमिशंस हैं आपके पास, वो ये इंडिकेट करता है कि जो उसने प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्शन के लिए जो एक्सपेंसेस हैं, परचेजेस हैं, सैलरीज हैं, वेजेस हैं, तो वो उसको रिलेट करता है, इंडिकेट करता है। अब आप ये जो नंबर्स हैं, इस नंबर्स को उसकी फाइनेंशियल्स के साथ कंपेयर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल्स में वो बैलेंस शीट देता है, जो 50 करोड़ के आपके पास क्रेडिट सबमिशंस आ रहे हैं, राइट? और उसके पास अगर सपोज अब एक हमारे पास सबमिशंस आ रहे हैं 50 करोड़ के, एक मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट की बात करते हैं, 20% ऑफ द टर्नओवर की बात करते हैं, राइट? तो 20% का मतलब क्या हुआ आपके पास? अगर 50 करोड़ के आपके पास आ रहे हैं, राइट, तो 50 करोड़ में आपके पास 20% देखेंगे तो कितना बना? उस हिसाब से उसका नंबर, आपकी लिमिट सैंक्शन आपके पास होनी है। अब वो नंबर अगर आपकी बैलेंस शीट में 50 करोड़ के आसपास नहीं आ रही टर्नओवर, तो आपको पूछने क्वेश्चन बनेगा कि भाई आपके क्रेडिट सबमिशन तो आ रहे हैं आपके पास 50 करोड़ में, टर्नओवर आपकी वहां पर आ रही है 10 करोड़ की, तो ये जो बाकी के 40 करोड़ का जो डिफरेंस है, वो पैसा कहां से आ रहा है? तो कहीं पर ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये ट्रांजैक्शंस कहीं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग की से रिलेटेड तो नहीं हो रही हैं वहां पर ट्रांजैक्शंस? या आपके पास जो ट्रांजैक्शंस हैं अपनी सिस्टर कंसर्न्स के साथ, रिलेटेड पार्टीज के साथ तो नहीं घूम रही हैं? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शन ऑडिट के अंदर, उसको आपको एनालाइज करना एक, एंड दीज आर द स्किल्स विच द ऑडिटर पोजेसेस, जो और किसी के पास नहीं होती। तो आप जितना इसके अंदर वर्कआउट करेंगे, जितना अपना माइंड अप्लाई करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ वहां पर देखने को और ऑब्जर्व करने को जरूर मिलेगा। और अल्टीमेटली आपका जो एम होना चाहिए कि आपको ये इंश्योर करना है कि जो उसकी ड्राइंग पावर है, ड्राइंग पावर, जितनी ड्राइंग पावर बन रही है, लिमिट उसमें विद इन दैट लिमिट इज यूटिलाइज्ड। द मोमेंट लिमिट यूटिलाइज एक्सीड्स द ड्राइंग पावर, फिर आपके पास जो आरबीआई के एनपी के नॉर्म्स हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो दैट इज वन थिंग। एक अदर, ये तो चलो आपका डीपी के बारे में बात होगी। अब डीपी के बारे में बात करते हुए हम एक और देखेंगे, जब इंश्योरेंस की जो स्टॉक स्टेटमेंट, स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज रिस्क अबाउट दी स्टॉक्स एंड जो आपके पास रॉ मटेरियल्स हैं, फिनिश्ड गुड्स हैं, तो उसमें रिस्क आपके पास क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या उसके लिए आपके पास एडिक्वेट कवर है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल हमने जो देखा हुआ है कि बहुत सारे केसेस में बोरोवर्स जो इंश्योरेंस उसको करवानी है अपने स्टॉक्स की, उसकी कॉस्ट को सेव करने के लिए स्टॉक्स को फुल्ली इंश्योर नहीं करवाता। उसमें से वो स्टॉक्स का 20%, 30%, 50% इस स्टॉक्स को इंश्योर करवाता है। लिमिट उसकी ज्यादा है, उसके लिए उसको आपको मार्जिन में डालना है, तो आपको स्टॉक्स ज्यादा मेंटेन करने पड़ेंगे, अदरवाइज डीपी नहीं बनेगी। मगर वो खर्चा कम करना चाहता है, तो स्टॉक स्टेटमेंट तो वो एनहेंस्ड वैल्यू पे दे देता है। बट जो डीपी है, जो उसने इंश्योरेंस करवाई हुई है, वो उसने सफिशिएंट नहीं ली हुई। अब सफिशिएंट से क्या मतलब है? तो आपके पास ड्यूरिंग द ईयर अगर 5 या 6 या 7 स्टॉक स्टेटमेंट्स आपके पास आई हुई हैं, या 12 स्टॉक स्टेटमेंट्स आई हुई हैं, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक है किसी भी स्टॉक स्टेटमेंट में, उतनी इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास उतनी इंश्योरेंस नहीं है, तो इन केस देर इज एनी इवेंचुअलिटी एंड देर इज ए लॉस, तो एवरेज क्लॉज लग जाएगा, एंड टू दैट एक्सटेंट योर क्लेम विल बी रिड्यूस्ड। तो ये इंश्योरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है
कि जो आपके पास मैक्सिमम रिपोर्टेड स्टॉक्स हैं वो इंश्योर्ड हैं या नहीं है। और इंश्योरेंस का जो रिस्क है वो भी डिफरेंट तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल, फायर है आपके पास, बर्गलरी है, थेफ्ट है, राइट्स हैं, नेचुरल कैलेमिटीज हैं। इन सब का प्रीमियम का रेट अलग अलग होता है और सबकी कवरेज भी अलग अलग होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन ए सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क ऑफ द बोरोअर, आपको एडिक्वेट एंड सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर लेना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक और चीज जो हमारे पास इसके अंदर आती है वो सिक्योरिटी क्रिएशन के अंदर जो इक्विटेबल मॉर्टगेज है। इक्विटेबल मॉर्टगेज भी बड़ा एक डाइसी सा एस्पेक्ट आता है। उसमें हमने देखा है कि कई बार जो इक्विटेबल मॉर्टगेज है वो प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि इक्विटेबल मॉर्टगेज का मतलब ये होता है कि जो बोरोअर है वो टाइटल डीड्स को बैंक में डिपॉजिट करवाता है और उसके बेसिस के ऊपर वो चार्ज क्रिएट करता है विद इन द बुक्स ऑफ द बैंक। अब जो चार्ज क्रिएशन का है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि वो प्रॉपरली चार्ज क्रिएट हो गया या नहीं हो गया। अब इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? पहला रिस्क आता है इसके अंदर से कि जो टाइटल डीड्स हैं वो बस जेन्युइन हैं या नहीं, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जो टाइटल डीड्स जिसके नाम से हैं, जो ओनर है वो वाकई में ही वो आपको वो जो डीड्स है उसको मॉर्टगेज कर रहा है, या दैट हैज बीन fabricated or stolen or forgery is there, that has to be ensured. थर्ड चीज उसके अंदर आती है कि क्या कोई और एग्जिस्टिंग चार्ज उस टाइटल डीड के ऊपर रजिस्टर्ड है या नहीं है, राइट। और उसके बाद फिर जो उसकी क्रिएशन है इन द रिकॉर्ड्स, इक्विटेबल मॉर्टगेज रजिस्टर है, वो डेट वाइज आपके पास हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सब जितने भी क्रिएशन ऑफ टाइटल डीड्स है, क्रिएशन ऑफ आपके पास इक्विटेबल मॉर्टगेज है, दिस इज ए वेरी सीरियस इशू। और इसको भी आप देखिए, जितने भी, चाहे वो लीगल ओपिनियन है या एडवोकेट का विजिट रिपोर्ट है, उसका वेरिफिकेशन, उसकी जो रिपोर्ट है, और कंफर्मेशन ऑफ डिपॉजिट बाय पोस्ट टू दी बोरोअर्स एड्रेस, ऑल दिस इंपॉर्टेंट, और आप उसको वेरीफाई करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू आयरेक नॉर्म्स, हमने एक देख लिया कि अगर सब जो ड्राइंग पावर है, जो ड्राइंग पावर है आप डीपी, वो तो हमने देख लिया, आपने आयरेक नॉर्म करना है। अब उसमें दो चीजें और है। एक कहता है कि आरबीआई कि इफ देयर आर नो क्रेडिट्स इन द अकाउंट कॉन्टिन्यूअसली फॉर 90 डेज, और ये कब देखना है? 90 डेज एज ऑन 31 मार्च 25। अगर आपके पास 31 दिसंबर के बाद, मींस जनवरी पास 31 डेज, फरवरी में 28 डेज, और 30 मार्च में 31 डेज, 31 28 प्लस 31 90 डेज। तो 1 जनवरी आफ्टर 31 मार्च, 1 जनवरी टू 31 मार्च 20 आपके 90 डेज होते हैं। अगर इन 90 डेज में आपके पास कोई भी क्रेडिट नहीं है, तो ये अकाउंट ऑन द क्लोज ऑफ 31 मार्च इट विल बिकम एनपीए, दैट इज एस्पेक्ट। और एक और उसके अंदर कह दिया कि इन 90 डेज में जितना भी आपके पास इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, इफ दैट हैज सर्व्ड, उसका भी 100% सर्विस होनी चाहिए उसके। मींस कि अगर सपोज आपके पास 1,50,00,000 का इंटरेस्ट डेबिट हुआ है इन 90 डेज के अंदर, और आपके पास जो क्रेडिट्स हैं वो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट 1,50,000, अगर आपके पास इंटरेस्ट जो जो क्रेडिट हुए एंट्रीज, उसका सम आ रहा है 1,49,900, 1,50,000 नहीं है, उस केस में अकाउंट आपका एनपीए हो जाएगा।
तो एज एन ऑडिटर आपको क्या देखना है कि जितनी इंटरेस्ट आपके पास डेबिट हुआ है वो आपके पास पूरा का पूरी क्रेडिट एंट्रीज आपके पास होनी चाहिए, राइट। और सीसी के अंदर आपके पास यही है कि सपोज ड्यूरिंग द ईयर आपके पास ये चल रहा है, अकाउंट आपके पास चल रहा है, अगर बाद में अगर कोई ऐसी आपके पास क्रेडिट नहीं आता या कुछ आपके पास नहीं होता, उसने आपके सब्सिक्वेंटली उसने ठीक कर दिया, देन इट इज ओके। वैसे आपके पास ये कहा गया है कि आप अगर कोई भी अकाउंट आपके पास, आईरेक नॉर्म्स कहता है अगर एनपीए होता है, राइट, तो वो आपने रीस्ट्रक्चरिंग करी अगर किसी अकाउंट की, सॉरी, और रीस्ट्रक्चरिंग करते ही आईरेक नॉर्म्स कहता है कि जो उसकी कैटेगरी है, अगर वो स्टैंडर्ड अकाउंट है, दैट विल बी रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड टू सब स्टैंडर्ड। उसकी कैटेगरी को डाउन करना है, और वो दोबारा से ठीक कब होगी, उसके लिए आपको कम से कम 1 साल तक उसको उसी कैटेगरी में रहने देना, राइट। पर्टिकुलरली जो एमएसएमई अकाउंट्स हैं आपके पास, उसमें उन्होंने कहा है कि द अकाउंट विल बी अपग्रेडेड ओनली आफ्टर 1 ईयर, उससे पहले नहीं, और प्रोवाइडेड आपका उस साल में आपका जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ठीक रहा है, उसमें अकाउंट कभी वो फिर दोबारा से ओवरड्यू नहीं हो, छोटी मोटी 10 दिन 15 दिन के लिए हो गया, 1 महीने के लिए हो गया, दैट इज इमटेरियल, बट फॉर 90 डेज से ज्यादा जो एक नॉर्म्स होते हैं उस तरह से नहीं होना चाहिए। और जो बड़े एडवांसेस हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जो टोटल आपके पास अमाउंट था आउटस्टैंडिंग, उसका जब तक 10% आपके पास रियलाइज नहीं हो जाता तब तक, और 1 साल, साथ में सेकंड कंडीशन 1 साल, उससे पहले आप उसको अपग्रेड नहीं करेंगे। तो रिस्ट्रक्चरिंग भी आपने देख लिया कि रिस्ट्रक्चरिंग के भी नॉर्म्स हैं, और जो रिस्ट्रक्चरिंग के नॉर्म्स हैं वो ये कहता है कि जो आपके पास जेन्युइन रीजन है, चाहे वो इकोनॉमिक है या फाइनेंशियल है, ओनली इन दोज केसेस यू विल restructure the account, otherwise you will not restructure। तो ये नहीं कि सिर्फ आपके पास अगर कोई अकाउंट एनपी हो रहा है, राइट, तो आप उसको रिस्ट्रक्चरिंग करके उसको आप उसको बचा लें, नो, दैट इज नॉट अलाउएबल, और उस तरह से होता भी नहीं। तो ये 3 कंडीशन मैंने आपको आईरेक नॉर्म्स की डिस्कस करी। लिमिट एक्सीडिंग द ड्रॉइंग पावर, no credit within the last 90 days, or credits are insufficient to serve the interest debited। इसमें 2 चीजें मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा जो आपके पास आरबीआई कहती है आईरेक नॉर्म्स के अंदर। पहली कंडीशन कहती है कि आपके पास जो स्टॉक स्टेटमेंट्स हैं, राइट, स्टॉक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि मंथली स्टॉक स्टेटमेंट्स आपके पास आती हैं, और आरबीआई ने कहा कि आप अगर कोई स्टॉक स्टेटमेंट है उसमें 90 डेज तक आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं एक स्टॉक स्टेटमेंट में, और अगर 90 डेज में उसने दोबारा से स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दी तो 90 डेज के बाद वो आपके पास इरेगुलर होगा, और एनपीए अनदर 90 डेज, मींस कि 180 डेज के बाद आपका वो अकाउंट जो है वो एनपीए हो जाए। अब इसको अंडरस्टैंड करिए कैसे करना है, थोड़ा सा टिकलिश है, मैं भी पेंसिल और पेन लेके बैठा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो अगर सपोज एक आपके पास जुलाई की स्टॉक स्टेटमेंट थी आपके, जिसका ड्यू डेट था 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो 7th ऑफ आपके पास आनी स्टॉक स्टेटमेंट, राइट, 7th को वो आपके पास नहीं आई, तो यहां पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 7th अक्टूबर तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, ये अकाउंट बस रेगुलर चलता रहेगा, और 7th का जैसे डेट कंक्लूड हुआ तो 8th को ये आपके पास अकाउंट इरेगुलर हो जाएगा, राइट। अब ये एनपीए की तरफ कैसे बढ़ेगा, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी, राइट, तो 8th जनवरी को ये अकाउंट आपके पास एनपीए हो जाएगा। अब मैं एक मोटा मोटा कह रहा हूं,
अब आपने इसके अंदर से 30 डेज, 31 डेज, 30 डेज जैसे जैसे मंथ के होते हैं, और फरवरी में 28 डेज, वो कैलकुलेट करने हैं। और जहां पर आपके पास 180 डेज हुआ ओवर ड्यू, तो उस डेट को वो अकाउंट आपका एनपीए हो जाएगा। तो ये आप जरा नोट कर लीजिए कि आपने 180 डेज कैसे कैलकुलेट करने हैं। जिस महीने में जो डेट है वहां से स्टार्ट कर कर आपने जितने डेज हैं वो कैलकुलेट करने हैं, उस हिसाब से आप। और यहां पर ये जो स्टॉक स्टेटमेंट वाला है, यहां पर आपके पास मैनुअल इंटरवेंशन होती है। इस चीज को आपने वेरीफाई करना है कि जो वो डेटा अगर सब्सिक्वेंटली स्टॉक स्टेटमेंट्स आपके पास बोरोवर ने दी हैं, और बैंक ने मैनुअली जाके पुरानी डेट्स के अंदर विद इफेक्ट फ्रॉम, डाला तो उन्होंने करंट डेट में है मगर विद इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट कर दिया, तो दैट इज नॉट अलाउड। ये चीज आपको वेरीफाई करनी है अपने ऑडिट के अंदर, राइट। तो ये तो आपके पास हो गया स्टॉक स्टेटमेंट का। सिमिलरली आपके पास जो सैंक्शनिंग है, अब जो आपके पास सीसीओडी अकाउंट्स हैं उनका जो लाइफ है दैट इज 1 ईयर। तो ये कहता है कि भाई आपको 1 साल के बाद उसको रिन्यू करना है, राइट। और जो रिन्यूअल है नॉर्मली, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है, तो द डिजायर्ड प्रैक्टिस इज दैट द रिन्यूअल एक्टिविटी प्रोसेस शुड स्टार्ट मच बिफोर द पीरियड, एंड पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, चलिए, अब उसने स्टार्ट कर दिया। अब आपको ये देखना है कि जो लॉ कहता है, वो लॉ ये कहता है कि जो आपने रिन्यूअल करनी है, रिन्यूअल के लिए एक बेसिक डॉक्यूमेंट है आपका। और वो बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है? बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि अगर आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है तो आप उसका रेगुलर रिन्यूअल नहीं कर सकते। उस केस में क्या करेंगे आप? उसमें एक आपको शॉर्ट रिव्यू करना पड़ेगा। और शॉर्ट रिव्यू क्या है? ये डिपेंड करता है बैंक की पॉलिसी के ऊपर, कि बैंक की पॉलिसी शॉर्ट रिव्यू 2 महीने के लिए अलाउ कर रहा है, 3 महीने के लिए अलाउ कर रहा है, सिंगल शॉर्ट रिव्यू कर रहा है, या डबल शॉर्ट रिव्यू कर रहा है। तो ये आपको कंफर्मेशन एमआरएल के अंदर बैंक मैनेजमेंट से लेनी है कि व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ द बैंक एज पर एज द शॉर्ट रिव्यू इज कंसिडर्ड। उसके हिसाब से आपने प्रोसीड करना है। क्योंकि आरबीआई की आईरेक नॉर्म्स कहता है कि इफ एनी अकाउंट इज नॉट रिन्यूड आफ्टर 180 days from the date of renewal, due date of the renewal, or the date of the short review, date of due date of the renewal or the date of the short review, तो वहां से अगर 180 दिन आपके निकल गए तो ये अकाउंट भी आपका एनपीए हो जाएगा। तो इस चीज को भी आपने गौर करना है कि जो 180 डेज है कैलकुलेशन है, कि अगर रेगुलर रिव्यू है तो भैया अगर पहले से ऑडिटेड एबीएस है आपके पास तो आप उसको देखिए। अगर आपके पास एबीएस नहीं है तो उसके बाद फिर आप रेगुलर रिन्यूअल तो कर नहीं सकते हैं, तो आपको शॉर्ट रिव्यू करना पड़ेगा। शॉर्ट रिव्यू में बैंक की पॉलिसी क्या है, कितने पीरियड के लिए है, उस हिसाब से आपको देखना है कि जिस डेट में उसने शॉर्ट रिव्यू किया तो वहां से आपको 180 डेज आपको कैलकुलेट करके उसकी कंडीशन निकालनी। नो, एक बीच में क्वेश्चन आ रहा था, मेरी निगाह पड़ गई उसके अंदर से, कि जो आपके पास नॉन कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं उसमें पहले लिमिट होती थी 10 लाख की, कि जो भी आपके पास लिमिट 10 लाख से ज्यादा है तो उसकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। नॉर्मली बहुत सारे लोग ये करते थे, उसको ये कोरिलेट करते थे विद टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स। टैक्स ऑडिट जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से है, उसका ऑडिट से कोई मतलब नहीं। अब ये लिमिट तो पुरानी है, अब आरबीआई ने कोई नई उस लिमिट को भी रिवाइज भी नहीं किया, तो आरबीआई ने कह दिया, बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया कि हर बैंक अपनी एक गाइडलाइन बनाएगा कि नॉन कॉर्पोरेट बोरोवर से कौन सी लिमिट से ज्यादा का आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल्स लेने हैं। तो जब आप रिटर्न स्टेटमेंट लेंगे
राइट, रिटन स्टेटमेंट, तो उसमें आपको बैंक मैनेजमेंट से ये क्लैरिफाई करवाना पड़ेगा कि व्हाट इज द लिमिट फिक्स्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट बोरोवर्स फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तो वहां से आपको पता लग जाएगा। और अगर किसी बैंक का नहीं उन्होंने फिक्स किया हुआ, तो उस केस में वो 10 लाख वाली लिमिट कंटिन्यू करेगी। तो अब आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से आपके पास बोरोवर्स हैं, राइट, कि जिनका आपके पास ऑडिट बैलेंस शीट होना चाहिए, और वो अगर नहीं है तो वो आपको रिपोर्ट करना है। ओके। अब इसके अंदर से एक चीज और आ रही थी, हम जो मेटीरियलिटी की बात कर रहे थे, और मैंने बताया कि जो लोन्स के बारे में है, 10% ऑफ द टोटल फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, और 10 करोड़, राइट। इसी तरह से आपके पास जो जितने भी लार्ज एडवांसेस हैं, राइट, वो आपने अपने सैंपल के अंदर वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, उनको तो आपको वेरीफाई करना ही करना है। अब जो आपके पास एडवांसेस की कैटेगरीज हैं, एडवांसेस की कैटेगरीज में भी आपके पास प्रायोरिटी सेक्टर भी होगा, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर भी होगा। तो जब आप अप्रोप्रिएट सैंपल बनाएंगे, राइट, और सैंपल हमारे पास क्या है, ऐसे 530 तो उसमें आपको, क्योंकि आप ट्रू एंड फेयर सर्टिफाई करते हैं, जब ट्रू एंड फेयर सर्टिफाई करते हैं तो इट मींस कि आप एक रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं बैंक, आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहे। एब्सोल्यूट एश्योरेंस आती है जहां पर कोई सर्टिफिकेट होता है, जहां पर आपको 100% वेरिफिकेशन करना है, दैट इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट सर्टिफिकेशन। अब एब्सोल्यूट सर्टिफिकेशन तो होता है, कई सर्टिफिकेट्स एज एन ऑडिटर आपको साइन करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जहां पर भी सर्टिफिकेट साइन करना है, make sure that you are verifying all the numbers करेक्टली, 100% वेरीफाई करके ही आप साइन कर दीजिए, ऐसे नहीं साइन करना। और बैंक्स की, आपके पास बैंक मैनेजमेंट की एक बड़ी आदत होती है, बड़े स्मार्ट होते हैं ये लोग। आदत क्या होगी कि जो सर्टिफिकेट्स ऐसे होते हैं ना, तो वो चुपचाप बीच में डाल देंगे कागज, सारे आपके पास साइन करवा लेंगे, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं आपको सर्टिफाई करनी है, सिग्नेचर्स करने हैं, उसके स्टैंप लगानी है आपने, तो बीच में लगा देंगे, सर एक ये भी रह गया, ये बाद में आया है आपके पास, और पता लगा वो सर्टिफिकेट होता है, उसमें हमारे को बहुत सारी चीजें, जब सर्टिफिकेट है तो इट मींस इट नीड्स एब्सोल्यूट 100% वेरिफिकेशन। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट ओवर हियर कि जो भी आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, उसमें प्लीज वेरीफाई कीजिए, जो नंबर्स हैं उसका सोर्स देखिए, उसका एविडेंस क्रिएट करिए, और उसके बाद ही आप उसको साइन करिए। नाउ कमिंग बैक ऑन दी सैंपल के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो सर्टिफिकेट की बात होगी। और दूसरा आपके पास है ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर में आप क्या कर रहे हैं, एक रीजनेबल हाई एश्योरेंस दे रहे हैं। और रीजनेबल हाई एश्योरेंस आप किस बेसिस के ऊपर देते हैं, कि आपने एक सैंपल चूज किया, और वो सैंपल कौन सा है, अ सैंपल इज ए परफेक्ट सैंपल ओनली एंड ओनली इफ इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर पॉपुलेशन। अगर आपका सैंपल जो एंटायर पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो वो आपका प्रॉपर सैंपलिंग नहीं कहलाएगी। एज ए रिजल्ट, जो आपने अपनी ओपिनियन दी है, वो आपकी ओपिनियन भी गलत हो सकती है। ये सैंपलिंग की इंपॉर्टेंस है सर। तो आपको क्या करना है, लोन्स एंड एडवांसेस हैं आपके पास, लोन्स एंड एडवांसेस में आपके पास प्रायोरिटी सेक्टर है, आपके पास नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है। तो प्रायोरिटी सेक्टर का भी आपके पास सैंपल होगा, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर का भी आपके पास सैंपल होगा। प्रायोरिटी सेक्टर में आपके पास क्या है, एग्रीकल्चर एडवांसेस हैं, आपके पास एमएसएमई का है, राइट, आपके पास रिटेल ट्रेड हो गया, या आपके पास स्मॉल बिजनेस हो गया, वो एमएसएमई में आ गया। एजुकेशन आपके पास लोन है, राइट, हाउसिंग लोन्स आपके पास हैं। तो कहने का मतलब आपको यहां पर है कि जितने भी कैटेगरीज हैं, जितने भी कोड्स हैं, आपको अपने सैंपल में उसकी रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी। और आपने जो एग्रीकल्चर में भी डालना है,
आपके पास एग्रीकल्चर में क्रॉप है, आपके पास एग्रीकल्चर का ट्रैक्टर है, आपके एग्रीकल्चर में अदर इक्विपमेंट्स हैं आपके पास, राइट? उन सबको भी आपको देना पड़ेगा। आपके पास डेयरी फार्मिंग है, राइट? तो ये भी आपको रिप्रेजेंटेशन में आपको लेना पड़ेगा। तो ये पर्पस यहां पर है कि जो भी आपके पास कैटेगरीज हैं, जो भी कोड्स हैं, आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, और अपने ऑडिट वर्किंग पेपर्स के अंदर ये आपको सैंपलिंग बनानी है कि कितना आपने, और उसके अंदर भी फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो आपके पास जो एबीसी हमारे पास कैटेगरी होती है सैंपलिंग के अंदर, कि जो ज्यादा आपके पास वॉल्यूम में वैल्यू है उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देनी है, और जो जिनका वॉल्यूम ज्यादा है बट वैल्यू कम है उसको उसके अकॉर्डिंगली कम रिप्रेजेंटेशन देना है। तो ये जब तक अप्रोप्रिएट सैंपल नहीं बनेगा किसी भी ऑडिट में, तब तक आपका जो ट्रू एंड फेयर सर्टिफिकेशन है वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। एक हम बैलेंस शीट, अभी जो ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज और याद आ रही है। वो ये चीज याद आ रही है कि देर आर सर्टेन थिंग्स, देर आर सर्टेन एक्शंस विच आर बीइंग टेकन केयर एट द एचओ लेवल ओनली। तो आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये मेंशन करना होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में, कि कौन कौन से मैटर्स हैं जो हेड ऑफिस लेवल के ऊपर डील होते हैं, एंड दोज आर नॉट डेल्ट एट द ब्रांच ऑफिस लेवल। तो इसको भी आप उसके अंदर से इंक्लूड करिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज ऑडिट रिपोर्ट की जब हम बात करें तो बात आती है कि अगर सपोज आपने एलएफएआर के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख दिए, ऐसी ऑब्जर्वेशंस लिख दी जिसका इंपैक्ट आपका एमओसी में जाता है, मॉडिफिकेशन के अंदर जाता है, आपके पास मेमोरेंडम चेंजेस में जाता है, मगर आपने उसको ओमिट कर दिया अपनी मेन रिपोर्ट के अंदर, तो आपको वो आपकी रिपोर्ट मानी नहीं जाएगी, उसमें ऑब्जेक्शंस लग जाएंगे। सो माइंड इट, अगर कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आपने एलएफएआर के अंदर दे दी है, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया कि सैंक्शंस के बारे में, लिमिट के सैंक्शंस के बारे में है, उसमें आपको देना होता है कि अगर आपकी लिमिट्स 6 महीने से ज्यादा अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग है, आपने एलएफआर में दे दिया बट एमओसी नहीं दिया, आपको उसको एनपीए नहीं किया, तो आप पकड़े जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा जो भी आप एलएफआर के अंदर रिपोर्ट दे रहे हैं, कि उसका कोई इंपैक्ट आपके पास एमओसी तो नहीं बन रहा, और अगर बन रहा है तो उसको आप एमओसी बनाइए और उसको अपनी रिपोर्ट को एमओसी में आप दीजिए। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब हमने ये बात करी आपके साथ, एनपीए के बारे में बात करी, उसकी जब क्या क्या कंडीशंस वो देखा, ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में देखा, और कुछ और चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास एक ये रेड फ्लैग अकाउंट की बात हो रही थी, कि उसका आपके पास जो फ्रॉड को रिलेटेड अल्टीमेटली डील करता है, इंडिकेट करता है, वो कुछ कंडीशंस आपको, जब आप ट्रांजैक्शन ऑडिट कर रहे हैं अकाउंट्स के अंदर, पर्टिकुलरली लार्ज अकाउंट्स के अंदर, तो वहां पर उसको आपको देखना है, अंडरस्टैंड करना है। अब रेड फ्लैग अकाउंट्स जो हैं, पोटेंशियल रिस्क एरियाज जो आगे जाके आपको तकलीफ दे सकते हैं, कुछ ऐसी एलएफएआर के अंदर कोई 40-42 ऐसे आइटम्स उन्होंने बनाई हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो उसको अंडरस्टैंड करना है। अब एलएफएआर के अंदर आरबीआई ने ये कह दिया आयरेक नॉर्म्स के अंदर, कि जब एक अकाउंट, ये अब लार्ज एडवांसेस के बारे में, जब एक अकाउंट आपकी 3 करोड़ या उससे ज्यादा का आपके पास आउटस्टैंडिंग हो जाती है, तो उन अकाउंट्स में आपको ये चीज गौर करनी है, इसको ध्यान से देखना, राइट? और अगर सपोज ये अकाउंट कोई ऐसा आइडेंटिफाई हो जाता है, तो 40-42 कंडीशंस हैं, तो विद इन 7 डेज उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और बैंक को ये इंश्योर करना चाहिए कि विद इन 180 डेज वो जो इरेगुलरिटी है वो रिमूव हो जाए, विद इन 180 डेज। और अगर वो 180 डेज के अंदर रिमूव नहीं होती, तो उसमें स्पेशल टास्क फोर्स बनी होती है बैंक के अंदर, वो उनको डेली बेसिस के ऊपर मॉनिटर करते हैं।
ये इंडिकेटर्स हैं। और ये क्योंकि लार्ज एडवांसेस हैं, तो यहाँ पर वो इसका पर्पज ही बेसिकली ये है ताकि उसकी मॉनिटरिंग हो जाए, और जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं कि फ्रॉड मटेरियलाइज होने से पहले ही करेक्टिव स्टेप्स ले लिए जाएं और उस अकाउंट को हम फ्रॉड होने से बचा लें। क्योंकि अगर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी बहुत सारी इंप्लीकेशन हो जाती हैं। फिर आपके पास पुलिस रिपोर्ट आपको करनी पड़ती है। 6 करोड़ से कम है तो राइट, अगर 6 करोड़ से आपकी आउटस्टैंडिंग कम है तो आपको लोकल पुलिस में आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है। 6 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सीबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ता है, राइट। और उसके बाद फिर जो ऐसी हैं वो आपको क्लिक के ऊपर भी आपको डालना है, राइट। तो बहुत सारी फ्रॉड की भी गाइडलाइंस हमारे पास ये आईरेक नॉर्म्स के अंदर आरबीआई ने बड़ी क्लियरली दी हुई है। और एक हमारे पास दक्ष पोर्टल, वो विद इन 7 डेज अगर कोई ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी आइडेंटिफाई होती है, अकाउंट फ्रॉडुलेंट होता है, तो 7 डेज में आपको दक्ष पोर्टल के ऊपर आपको उसको रिपोर्ट करना हो। तो अब मैं बड़ी जल्दी से जो इंपॉर्टेंट आपके पास हमारे पास रेड फ्लैग वाले अकाउंट्स है उसमें क्या क्या कंडीशंस, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, उसके बारे में जिक्र करता हूं। आपके पास कॉन्टिन्यूस ओवर ड्रॉइंग है, राइट, इन सीसी एंड ओडी। अब सीसीओडी में आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अकाउंट फुल्ली यूटिलाइज है, राइट। 50 लाख की लिमिट है, पूरी 50 लाख, कभी 49 lakhs हो गया, कभी 49.5 हो गया, 50 लाख हो गया, इतना चलता रहता है कि 50 लाख 10,000 हो गया, 20,000 हो गया। बट अगर 50 लाख की आपके पास लिमिट है, राइट, 50 लाख की अगर आपके पास लिमिट है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी टर्नओवर है 20% के हिसाब से, तो आपके पास हो गई 2.5 करोड़ की लिमिट हो गई आपके पास। 2.5 करोड़, 50 लाख की अगर लिमिट है तो टर्नओवर आपके पास 20% के हिसाब से 2.5 करोड़ की बन गई। मगर आप ये देख रहे हैं कि जो आपके पास 2.5 करोड़ की आपके पास टर्नओवर है, वहां पर टर्नओवर कुछ है नहीं। वो टर्नओवर सिर्फ आपके पास बन रही है 25 लाख की, और यूटिलाइजेशन आपके पास 50 करोड़ का है, 50 लाख का है। तो वहां से भी ये इंडिकेशन आता है कि जो कोई भी अकाउंट, जब आप उसकी वो जन्म कुंडली में बात कर रहा था कि जो अकाउंट्स में फुल्ली यूटिलाइज है, 365 डेज आपका फुल्ली यूटिलाइज रह रहा है, फुल अमाउंट, तो उनको भी आप जरा वेरीफाई कर लीजिए, राइट। एक चीज ये हो गई। उसमें उसके बाद आ गया क्रेडिट सबमिशन, डेबिट सबमिशन का मैंने आपको बता दिया। हैवी कैश विड्रॉल्स हैं आपके पास या डिपॉजिट्स हैं, वो आपके पास हो गया। एक और आता है कि अगर सपोज आपके पास जो आपका यूनिट है उसकी फंडिंग इतनी दूरी से हो रही है ब्रांच से 100 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द आपके पास एक्चुअल वर्क होंगे, दैट इज अनदर रीजन। और जो इंटरेस्ट की फंडिंग हो रही है उसको एडिशनल सैंक्शन लिमिट्स करके अगर आपके पास फंड की लिमिट, इंटरेस्ट की सर्विंग हो रही है, दैट इज आपके पास एक रीजन आ जाता है। हाई वैल्यू आरटीजीएस टू पार्टीज विच हैज गॉट नथिंग टू डू विद द बिजनेस, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, राउंड फिगर में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, राइट। वो भी आपके पास आपको रेड फ्लैग के लिए इंडिकेट करती हैं। आपके पास बैलेंस शीट के अंदर हाई इन्वेंट्री है, हाई रिसीवेबल्स हैं, हाई क्रेडिटर्स हैं, हाई डेटर्स हैं आपके पास, बट कॉरेस्पॉन्डिंग देर आर ऑपरेशंस आर नॉट देयर। जो ऑपरेशंस आपके पास हैं उसका मिसमैच है बैलेंस शीट के अंदर, वो भी आपको इसके लिए लेता है, इंडिकेट करता है। सिमिलरली अगर सेल्स वगैरह आपके पास रूट नहीं हो रही हैं, नॉन सबमिशन ऑफ बिल्स हैं आपके पास, स्टॉक ऑडिट के अंदर क्रिटिकल इश्यूज आ रहे हैं और उसको एड्रेस नहीं कर रहा है। स्टॉक ऑडिट के ऊपर मेरे को याद आ रहा है, स्टॉक ऑडिट में अगर आपके पास एनपी अकाउंट्स हैं तो आईरेक नॉर्म्स कहता है कि जो अकाउंट्स में 5 करोड़ से ज्यादा आपके पास आउटस्टैंडिंग है वहां पर आपको ईयरली स्टॉक ऑडिट करवाना, और जो रेगुलर अकाउंट्स हैं उसमें स्टॉक ऑडिट एज पर दी बैंक पॉलिसी होगा। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में आपने इस बात को भी लेना है रिप्रेजेंटेशन कि व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ द बैंक एज फार एज द स्टॉक ऑडिट इज कंसर्न, तो उसको भी आप लिखवा लीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए कि स्टॉक ऑडिट पूरा प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको अटेंड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा।
तो ये जो रिप्रेजेंटेशन लेटर है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विद द ऑडिटर। तो वहां से सारा का सारा आपके पास ये खेल चलता। फिर एक आपके पास हम रेड फ्लैग करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है, उसको आपने प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफाई कर दिया। क्यों प्रायोरिटी सेक्टर में जब क्लासिफाई कर दें तो आपको एडवांटेज मिल जाता है इंटरेस्ट के ऊपर, राइट। और जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैं उसके अंदर भी आपके पास एडवांटेज हो जाता है। ओके, कैसे होता है प्रोविजनिंग में? जो स्टैंडर्ड अकाउंट्स हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट्स में आईरेक नॉर्म्स कहता है कि नॉर्मली जो प्रोविजन है 0.4%, और जो आपके पास एग्रीकल्चर एडवांसेस हैं या प्राइवेट सेक्टर एडवांसेस हैं उसमें जो प्रोविजनिंग होती है वो 0.25% होती है। और जो इंटरेस्ट रेट के अंदर आपके पास फर्क आ जाता है, इंटरेस्ट सब्सिडीज आपके पास मिल जाती हैं। तो जो क्लासिफाई कर रहे हैं, जब आपने उसको अकाउंट को सैंक्शन किया, कौन से कोड के अंदर किया, वहां अगर आपने मेलाफाइड आपका इंटेंशन है, बैंक को डिसीव करने का आपका इंटेंशन है, तो वहां पर आप इस तरह से बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऑडिटर्स को जो नए अकाउंट्स आपके पास आपने सैंक्शन किए इस फाइनेंशियल ईयर में, वो ये देखना है कि उसकी जो कैटेगरी है वो एक्यूरेट है और प्रॉपरली उसको प्लेस किया हुआ है या नहीं। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि चार्जेस रजिस्टर होते हैं आरओसी के अंदर, वो नहीं होते हैं प्रॉपरली। या आप देखते हैं कि जब सर्च रिपोर्ट मंगवाते हैं तो सर्च रिपोर्ट के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस आर रजिस्टर्ड, वो आपके आपके पास नहीं है। वहां से पता लग जाता है कि कहीं पर और भी इन्होंने फैसिलिटी ली हुई है। तो बैलेंस शीट जो आपके पास ऑडिटेड बैलेंस शीट है, उसको भी आपको प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करना है कि उसकी क्या पोजीशन आ रही है उसके अंदर से, उसकी जो एसेट्स की पोजीशन है, उसके पास नेटवर्थ उसकी जो है आ रही है, वो पॉजिटिव है या नहीं है, उसमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लॉसेस आ रहे हैं, उसको भी आपको देखना है। उसमें अंदर कोई ऑब्जर्वेशन है, नोट्स टू अकाउंट्स में आपने देखना है। रिलेटेड पार्टीज आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट से पता लग जाती है कि कौन कौन से रिलेटेड पार्टीज हैं, और रिलेटेड पार्टीज के साथ क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो भी आपको पता लग जाता है। वो हमारे को डिस्क्लोज करनी होती है बैलेंस शीट के अंदर। तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं और उनके साथ क्या क्या ट्रांजैक्शंस करी हैं, उसका वॉल्यूम कितना था। तो वो जब आप अपने अकाउंट के साथ कोरिलेट करेंगे तो आपके पास सिस्टर कंसर्न्स के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो वहां से आपके पास सारी की सारी मॉनिटर हो जाती है। अब जब ये रेड फ्लैग हो गया तो उसमें आपने देख लिया कि भाई ये यहाँ पर ये फ्रॉड हो रहा है। अब जब फ्रॉड हो गया आपके पास, तो फ्रॉड को भी कम से कम 14 डेज के अंदर एक फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न होती है, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। तो मेक श्योर कि जो आपके पास रिपोर्ट्स हैं वो सब आपके पास प्रॉपर फाइल हो जाए। और जैसे मैंने बताया कि यू हैव टू टेक दी हेल्प ऑफ द लोकल पुलिस, उनको रिपोर्ट करना होता है। 6 करोड़ से कम है तो लोकल पुलिस में जाएंगे आप, और अगर 6 करोड़ से ज्यादा है तो आप सीबीआई को रिपोर्ट करेंगे। और जो भी 1 करोड़ से ज्यादा है वो उनकी रिपोर्ट आरबीआई को जाती है मुंबई के अंदर। और आपको पास एक मैंने और बताया जो दक्ष पोर्टल है, दक्ष पोर्टल के ऊपर भी ये अकाउंट्स आपके विद इन 7 डेज आपके पास रिपोर्ट होने चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो अब देर आर लिमिटेड टाइम रिमेनिंग, तो इसके अंदर से मैं अगर कुछ क्वेरीज हैं, अगर हमारे पास हमारे लोग सुन रहे हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, अंकुश जी अगर आप देखें कुछ क्वेरीज हैं तो उनको भी टेकअप कर लेते हैं 10-20-15 जी मिनट, सर, जी तो बिल्कुल। वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर देखिए क्या क्या क्वेरीज हैं, सर बताइए। कुछ क्वेरीज है जो चैट बॉक्स में आई है, तो मैं हम्म, एक एक करके या तो मैं बोल देता हूँ, तो आप उसको प्लीज एड्रेस करिएगा। श्योर श्योर। सर एक है, अभिनव जी की क्वेरी है कि सर इन केस ऑफ कैश क्रेडिट लेस देन 10 लाख, बैंक टेक ईयर्स स्टॉक स्टेटमेंट से लिमिट ड्यू फॉर रिन्यूअल इन अप्रैल 24, due for next renew in April 25. Meanwhile, DP has been calculated from April 24 stock statement. In that case, as on 31/3/25, DP has been calculated from stock statement over 180 days. As per IREC norm circular, what should we do in this case? मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अप्रैल 24 में जो रिन्यूअल किया है
हाँ, वो अप्रैल 23 या इनिशियली जो स्टॉक स्टेटमेंट आया होगा एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, उसके बेस पे रिन्यू किया है। और उसके देखिए बाद इसमें जो आईरेक नॉर्म्स हैं वो ये बड़ा क्लियरली कहता है कि जो स्टॉक स्टेटमेंट आपके पास सीसीओडी अकाउंट्स हैं, उसमें आपके पास स्टॉक स्टेटमेंट्स आपके पास 180 डेज से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और अगर ये 180 डेज से ज्यादा पुरानी है तो आपको उसको आप एनपीए कर सकते हैं। बट इसको आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे एडवांसेस होते हैं, बैंक की कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मॉर्टगेज लोन्स हैं जहां पर आपने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया हुआ है, या कॉन्ट्रैक्टर्स के केसेस हैं आपके पास, या कुछ और कैटेगरीज हैं। तो उसमें वो स्कीम अलाउ करती है कि आप साल में सिर्फ एक ही स्टॉक स्टेटमेंट देंगे। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्कीम कौन सी है और उस स्कीम के प्रोविजंस क्या हैं। उस स्कीम्स में अगर साल में एक ही स्टॉक स्टेटमेंट उन्होंने प्रेस्क्राइब करी हुई है, देन आपको एक ही स्टॉक के बेसिस के ऊपर करना है। और अगर कुछ ऐसा प्रेस्क्राइब नहीं किया हुआ, नॉर्मल केस है, तो 180 डेज नॉर्म जो आपके पास है वो आप पे एप्लीकेशन होगा, उसी बेसिस के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें एक सवाल है सर श्वेता जी का कि इफ अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर साइनिंग इन एनी एनपी अकाउंट एनी रिकवरी, देन अकाउंट इज एनपीए एज ऑन 31 मार्च और नॉट। ये बड़ा कॉमन सा सवाल है। और श्वेता जी, मैं इसमें आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा, देखिए एज एन ऑडिटर जब हम ऑडिट कर रहे हैं और बैलेंस शीट साइन कर रहे हैं, देर इज ए डेट ऑफ द बैलेंस शीट। हमारे को अपनी जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है, अपनी ओपिनियन है, दैट हैज टू बी गिवन एज ऑन 31 मार्च, राइट। आरबीआई बड़ा क्लियरली ये कहता है कि जो अकाउंट की पोजीशन है एज ऑन 31 मार्च, आपने उसके बेसिस के ऊपर अपनी रिपोर्ट देनी, राइट। अब इसमें ज्यादा मैं डिटेल में और कुछ नहीं कहूंगा, ये तो आपके पास एक्चुअल नॉर्म्स हैं। बट देयर मे बी सिचुएशन, राइट, अगर सपोज बोरोअर आपके पास, इसको ऑन रिकॉर्ड मत लीजिए, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करना चाहूंगा। अगर कोई अकाउंट आपके पास इरेगुलर अकाउंट है और बोरोअर चाहता है कि मैं मेरा अकाउंट एनपीए ना हो, राइट, क्योंकि अगर एनपीए हो जाएगा तो उसको आगे आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत हो जाएंगी। सर एक अच्छा सवाल है। आवाज, हेलो हेलो, अंकुश जी, आ रही है आपकी सर आवाज आवाज? नहीं आ। हाँ, यस। आ रही है। हाँ सर। नेक्स्ट सर एक है कि इन आवाज केस कम, ऑफ, थोड़ा सा जोर से बोलिए। सर एक सवाल है अभिनव जी का कि इन केस ऑफ सीसी लिमिट ऑफ रुपीज 1 लाख डेबिट फॉर इंटरेस्ट इन 90 days and rupees 1000 insurance charge in same period and credit of rupees 1 lakh made in same period, then we can classify it। मतलब सिंपल बताऊं सर तो ये बोलना चाह रहे हैं कि 1 लाख रुपए डेबिट करा है इंटरेस्ट का हम्म। और 1000 रुपए इंश्योरेंस चार्ज डेबिट हुआ है, बट उस हम्म। 90 days के पीरियड में ओनली 1 लाख रुपीज जो है वो क्रेडिट हुआ है, मतलब इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट। तो 1000 रुपए जो इंश्योरेंस के हैं तो वो पहले सेट अप होंगे, देन 99,000 रिकवरी है इंटरेस्ट की, नॉट 1 लाख। तो क्या इस केस में हम उसको एनपे करेंगे अकाउंट को? एक तो थोड़ी सी आपकी आवाज फिर डिस्टॉर्ट हो गई, तो जो मैं जो समझ पाया हूँ उसमें उनका सवाल है कि 1 लाख रुपया इंटरेस्ट डेबिट हुआ और उसमें से आपके पास 1,000 रुपया जो है इंश्योरेंस का डेबिट हुआ, और जो रिकवरी आई है वो आपके पास कितनी आई रिकवरी? 1 लाख रुपीज ओनली, वन इक्वल टू लाख की इंटरेस्ट रिकवरी अमाउंट। 1 लाख की रिकवरी आ गई। देखिए यहां पर आपको ये अंडरस्टैंड करना है, the credits in the account are not less than the interest debited। तो इस केस में आप कह रहे हैं कि जो क्रेडिट आया है वो 1 लाख का है और इंटरेस्ट डेबिट भी आपके पास 1 लाख का हो गया, तो आपके पास तो पूरा रिकवर हो गया। तो कहने का मतलब यहां पर है, जो क्रेडिट की हमारे पास लैंग्वेज है, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। यहां पर जो 1 लाख का उसका क्रेडिट हुआ है, दैट विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इंटरेस्ट डेबिटेड। तो इस केस में आपको उसको, दिस अकाउंट इज ओके, नथिंग टू बी डन। सर अगला सवाल है कि प्रोवाइडेड जो आपके पास ओवरऑल लिमिट है,
जो डीपी की आपके पास है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. द अकाउंट रिमेन्स विद इन द लिमिट एज पर द डीपी. करेक्ट. इन केस ऑफ रिकवरी, फर्स्ट सेट ऑफ जो है वो इंटरेस्ट चार्जेस से होगा, देन जो भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसमें होगा, इन केस ऑफ एनपीए रिकवरी। यस। अच्छा, एनपीए रिकवरी में क्या है, आईरेक नॉर्म्स कहता है कि the appropriation of recoveries in the NPA account has to be decided by the board of directors of the bank. उसमें नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो एक ओपिनियन रहती है कि आपके पास जो पहले रिकवरी जाएगी वो इंटरेस्ट के लिए जाएगी एंड सब्सिक्वेंटली द प्रिंसिपल अमाउंट. मगर कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी हमने ऑब्जर्व किया है कि जो बैंक है उन्होंने ये बनाया कि पहले द रिकवरी विल बी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एंड देन लेटर ऑन द इंटरेस्ट. और कुछ केस में उन्होंने ऐसा भी किया हुआ है कि कुछ पोर्शन आपके पास प्रिंसिपल में चला जाता है, कुछ पोर्शन आपके पास इंटरेस्ट में चला जाता है. तो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द बैंक. और उसके लिए आपके पास अगेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर. तो आपको पॉलिसी में अपना जो एमआरएल है उसमें से एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी कि व्हाट इज द पॉलिसी with regard to appropriation of recoveries in the NPA account. Okay. सर नेक्स्ट रमेश जी का एक सवाल है कि शॉर्ट रिव्यू परमिटेड है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देखिए, शॉर्ट रिव्यू परमिटेड तो है, बट ये एक, इसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस बना के चलें, आरबीआई इसके लिए परमिट नहीं करता. राइट. तो आरबीआई कहता है कि आपने जो परमिट करना है कुछ ऐसी एक कुछ इवेंचुअलिटी हो गई है, कुछ ऐसी बिजनेस के अंदर कंस्ट्रेंट्स आ गई हैं, ऑपरेशंस के अंदर दिक्कत आ गई है, तो दैट शुड नॉट बी टेकन एज ए रेगुलर प्रैक्टिस बाय द बोरोवर. तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं. अगर जो अब जैसे हमारे पास कोविड आ गया था, राइट, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई थी, आप नहीं कर पाए हैं कुछ, अगर कुछ बोरोवर के अंदर कुछ मेडिकल कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो देयर हैज टू बी सम रीजन व्हाई. सी, व्हाई द बोरोवर इज अनेबल टू प्रेजेंट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न भी तो आपको फाइल करनी है ना, उसकी भी एक स्पेसिफिक डेट है. आपके पास आपके पास ईयर खत्म होने के बाद आपको तकरीबन 6 मंथ्स मिल जाते हैं फाइनलाइज करने के लिए. तो 6 महीने में भी आप अपनी बैलेंस शीट फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं. व्हाट आर द रीजन व्हाई यू आर नॉट बीन एबल टू प्रिपेयर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यहाँ तो हमने कंपनीज में देखा है, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर देखा है कि वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर अपनी बैलेंस शीट पब्लिश कर देते हैं. सो द आइडिया इज, द लॉजिक इज कि इफ देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, the intention of the borrower is not right. विलफुल डिफॉल्टर्स हैं ये लोग, कि अगर आपका 6 महीने में भी अगर आप बैलेंस शीट नहीं बना पा रहे हैं, ऑडिट नहीं करवा पा रहे हैं, क्यों नहीं करवा पा रहे हैं भाई, कोई जेन्युइन रीजन है तो देन इट इज ओके, आप उसको शॉर्ट रिव्यू में जा सकते हैं. अदरवाइज ऐसा कोई मतलब नहीं है कि भाई आप अपने अकाउंट्स क्यों नहीं प्रॉपरली डे टू डे बेसिस के ऊपर बना रहे हैं और ऑडिट करवा रहे हैं. सो आरबीआई वेरी क्लियरली सेज कि शॉर्ट रिव्यू शुड नॉट बी टेकन एज ए liberty or a right. It is only under the special circumstances. सर नेक्स्ट है कि यदि ब्रांच एमआरएल देने से मना कर देता है, ब्रांच मैनेजर डिनाई फॉर एमआरएल, देन व्हाट इज टू बी डन फ्रॉम आवर साइड. Branch manager cannot deny for giving MRL. That is your right. Right. और इसमें आपको बड़ा क्लियरली है कि जितने भी MRL जो है हमारे पास ऐसे 580 है, और हमको जो ऑडिट करना होता है दैट इज एज पर द स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. और इन केस अगर बैंक एमआरएल नहीं दे रहा तो आप उसको कम्युनिकेट करिए कि आप हमारे को एमआरएल दीजिए. और अगर वो नहीं रिपीटेड आपके पास आपके रिमाइंडर्स के बाद आपको कंप्लाई नहीं कर रहा, देन यू रिपोर्ट बैक टू द अथॉरिटीज कि भाई एमआरएल नहीं मिल रहा. और अगर तब भी नहीं हो रहा तो आपके पास अपनी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट को डिस्क्लेमर देने के अलावा कोई सूरत हाल नहीं है. इवन यू कैन गिव योर डिस्क्लेमर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. डोंट हेजिटेट, घबराइए नहीं, यू कैन गिव द डिस्क्लेमर. सर एक सवाल जो कि बहुत ही कॉमन है कि गोल्ड लोन रिन्यू फ्रॉम न्यू गोल्ड लोन, मतलब रोटेशन है गोल्ड लोन के केस में,
तो उस केस में पुराना अकाउंट क्लोज कर दिया, नया अकाउंट ओपन करके, सो क्या अकाउंट को एनपी करना है? देखिए, गोल्ड लोन के अंदर बड़ी सारी, ये चाहे गोल्ड लोन हो या आपके पास क्रॉप लोन्स हो, राइट, इसमें कॉमन सी चीज हमारे को सामने आती है। इसमें कुछ थोड़े से फैक्टर्स जो हैं गोल्ड लोन के, वो आपको ध्यान रखना है। आरबीआई इज वेरी क्लियर अबाउट दैट। आरबीआई ये कहता है कि जो आपके पास गोल्ड लोन है, एक तो उसमें जो एलटीवी है, लोन टू वैल्यू, वो 75% की आपके पास होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जो लास्ट 30 डेज का आपके पास एवरेज बैलेंस है, उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरा ये कहता है कि आपके पास जो पर्पस ऑफ द गोल्ड लोन है, दैट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड। ये नहीं कि भाई आपने किसी भी काम को ये चाहिए, काम के लिए चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको चाहिए। और दूसरा वो ये भी कहता है कि आपको जो पुराना वाला जो गोल्ड लोन है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब उसको जो एडजस्टमेंट करनी है, बेसिकली आप चाहे कुछ भी करिए, कि उसने जो उसको डिपॉजिट करना है, उसकी क्लोजर करना है, क्लोजर का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। क्लोजर का प्रूफ आपके पास, अगर वो कैश में आपके पास कर रहा है तो ओके, कैश डिपॉजिट होना चाहिए। और कैश डिपॉजिट अगर आपके पास है तो उसमें डिनोमिनेशंस भी आने चाहिए, राइट। चाहे आप सेम डे के अंदर उसको दोबारा से दे दीजिए, बट द एंट्री फॉर रिसीट शुड बी प्रायर टू द डेट ऑफ नेक्स्ट डिसबर्समेंट। ये थोड़ी सी चीजें आपको वेरीफाई करनी पड़ेंगी, और उस बेसिस के ऊपर, अदरवाइज बहुत सारे केसेस गोल्ड लोन के अंदर वो इस तरह से आ जाते हैं कि जहां पर ये एडजस्टमेंट आपके पास विदाउट क्लोजिंग, प्रॉपर क्लोजिंग हो जाती है, तो देन यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दोस केसेस। Sir, I think mostly we have covered all the queries and questions from the members. यदि और भी किसी के यदि queries है तो आप प्लीज CIRC की मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, और एक CIRC लेवल पे जो है वो हेल्प डेस्क भी बना रहे हैं मेंबर्स के लिए, ताकि टाइमली जो है क्वेरीज जो है वो रिजोल्व हो जाए रिलेटेड टू बैंक ऑडिट्स. So for formal vote of things, I just request our Sikarsa chairman CIRC, CA Dhaval Kothari ji from Jodhpur. धवल भाई, स्वागत थैंक है यू आपका, और सर निवेदन है आपसे कि एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स आप CIRC के बिहाफ पर दें. थैंक यू अंकुश जी। सबसे पहले तो मैं शशि गुप्ता सर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो प्रोविजंस इतने डिटेल में और इतने अच्छे तरीके से समझाए कि मुझे लगता है कि वापस उनको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। एक एक चीज को एक एक बारीकी से समझाया। इवन उन्होंने जहां ऐसे का रेफरेंस लेना है वो ऐसे का रेफरेंस भी लिया। वो अपने आप में बहुत एक रिमार्केबल था कि हमको कहाँ ऐसे का रेफरेंस देना है। एमआरएल अगर जैसे क्वेरी थी कि एमआरएल अगर आपने को नहीं मिला है तो हम लोगों को क्या रिएक्शन देना है या क्या रिएक्ट करना है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सारे प्रोविजंस बहुत अच्छे से समझाए। इसके अलावा मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एकदम पेशेंसली सब कुछ सुना और साथ साथ में जो क्वेरी रेज करी उन क्वेरी का भी उनको आंसर मिल गया। साथ में क्या होता है कि जब भी एक पार्टिसिपेंट क्वेरी करता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि जो दूसरे मेंबर की भी क्वेरी होती है या उसको हल्का सा भी डाउट होता है तो वो रिजोल्व हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे मॉडरेटर साहब अंकुश जी, ट्रेजरर CIRC इंदौर से, उन्होंने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से मॉडरेट किया। तो आई एम रियली थैंकफुल टू अंकुश जी। इवन आई एम रियली थैंकफुल टू CIRC फॉर दिस इनिशिएटिव जो उन्होंने बहुत अच्छे से लिया। हमारे पैनलिस्ट जो लगातार हमारे साथ रहे, चाहे राजीव भैया थे, चाहे सेंट्रल काउंसिल मेंबर सर थे, जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को पूरा अच्छे से बनाने में योगदान दिया, उन सभी को धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू. और निश्चित ही शशि गुप्ता सर, आज जयपुर में भी सर ने सेमिनार लिया, और होटल रूम में बैठ के सर आपने जो इतना पेन लिया है सभी मेंबर्स के लिए, सो तहे दिल से आपका धन्यवाद. बहुत ही कम शब्दों में, बिना प्रेजेंटेशन, बिना PPT के आपने सभी प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट, सर मतलब हमारा आज का टॉपिक क्या था मैं ये भूल गया एंड होते होते, क्योंकि आयरेक नॉर्म्स और प्रूडेंशियल नॉर्म्स के ऊपर हम लोग बात करना था. आपने सर आयरेक नॉर्म्स, LFAR, जितने अदर स्टेटमेंट्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट में क्या ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग क्या बोल रहा है, MRL में क्या रखना है, आपने सब कुछ जो बैंक ऑडिट है बहुत ही कम समय में सर पूरा कवर किया. बहुत बहुत धन्यवाद पूरे CIRC टीम की ओर से आपका, और निश्चित ही आगे भी हम आपका जो है वो लाभ लेते रहेंगे. सभी मेंबर्स का भी धन्यवाद. और अगला जो हमारा सेशन है वो ये सीरीज जो है वो पूरे 8 दिन की सीरीज है सर, 27 से कंटिन्यू चल रहा है.
सो कल जो है वो अमरजीत चोपड़ा सर, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई, जो है वो हमें इनलाइटन करेंगे ओवरव्यू बैंक ऑडिट्स के ऊपर। सो निवेदन है सभी से, कल भी 6 से 8 सेम टाइम पे सेम लिंक के थ्रू आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी डे। थैंक यू। Namaskar. All the very best. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you, sir.